जी CFAP 6 आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। लेक्चर नंबर हमारा 9 है। आज के लेक्चर में जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है रिस्क असेसमेंट। रिस्क असेसमेंट जो कि बेसिकली ISA 315 की एप्लीकेशन है। स्टैंडर्ड की तरफ जाने से पहले अगर प्रीवियस लेक्चर जिसमें हमने ISA 570 कवर किया था उसमें से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए। जी कोई क्वेश्चन नहीं। एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा था कि उसमें एक प्रोसीजर ये लिखा हुआ था कि ऑडिटर अगर मैनेजमेंट से क्वेरी करेगा तो ऐसे इवेंट्स या कंडीशन के बारे में भी क्वेरी करेगा जो कि आफ्टर 12 मंथ्स जिनका इफेक्ट आ रहा है। तो उसकी रीज़न यह है कि नॉर्मली गोइंग कंसर्न असेसमेंट में तो हम 12 मंथ्स का पीरियड कंसिडर करते हैं, तो 12 महीनों के बाद जो कुछ भी गड़बड़ हो रही हो उसका गोइंग कंसर्न पे तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो ऑडिटर क्यों ये क्वेरी कर रहा है? उसके क्वेरी करने की रीज़न ये है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैनेजमेंट की असेसमेंट के मुताबिक उसका इफेक्ट 12 महीनों के बाद 14, 15, 16 महीनों में आना हो, लेकिन मे भी उसकी सिग्निफिकेंस ऐसी हो कि उसका इफेक्ट पहले आ रहा है। तो ये वैल्यूएट करने के लिए कि कहीं कोई ऐसा इवेंट तो नहीं जो मैनेजमेंट के मुताबिक उसका इफेक्ट आफ्टर 12 मंथ्स है, लेकिन इनफैक्ट वो बिफोर 12 मंथ्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इफेक्ट कर रहा हो। तो ऑडिटर ऐसे इवेंट्स भी एहतियातन पूछ लेता है मैनेजमेंट से जो कि 12 मंथ्स के बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इफेक्ट कर रहे हो। ठीक है जी। अच्छा, एक ये क्वेश्चन, एक और स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा था कि एक शायद ISA 706 का क्वेश्चन था कि स्पेशल बेसिस ऑफ काउंटिंग स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क यूज कर रहा है और अपनी ऑडिट रिपोर्ट को रिस्ट्रिक्ट भी कर रहा है। नॉर्मली आपको पता है स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क में नॉर्मली वैसे तो ऑडिटर की मर्जी होती है, लेकिन नॉर्मली वो रिपोर्ट को रिस्ट्रिक्ट करता है। तो इसमें हमारे रूल्स के मुताबिक इसमें एमसीक्यू मैटर पैराग्राफ भी आना चाहिए स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क के मुताबिक की वजह से, यूज़ करने की वजह से, और अदर मैटर पैराग्राफ भी आना चाहिए ऑडिट रिपोर्ट को रिस्ट्रिक्ट करने की वजह से। उसने क्या किया, एक ही पैराग्राफ में दोनों चीज़ों को डिस्कस कर दिया है। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? इसका जवाब है यस, ऐसा पॉसिबल है। स्टैंडर्ड ने इसकी डिफरेंट एग्जाम्पल्स में उसने ऐसे किया है कि एक से ज़्यादा अगर दो मैटर्स के ऊपर दो मैटर्स को एम्फसाइज किया जा रहा है, वो तो बात समझ में आती है कि एक ही एमसीक्यू मैटर के अंदर आप उन दोनों मैटर्स को एम्फसाइज कर देंगे। लेकिन अगर एक एमसीक्यू मैटर है दूसरा अदर मैटर है, इसमें भी स्टैंडर्ड ने कुछ एग्जांपल्स में दोनों को कंबाइन किया है। यानी एमसीक्यू मैटर की हेडिंग दे के पहले वो एमसीक्यू मैटर वाला इशू एक्सप्लेन कर दिया है और उसके बाद अदर मैटर वाला इशू भी उसी सेम हेडिंग एमसीक्यू मैटर के अंदर उसको डिस्कस कर दिया है। तो ये चूंकि स्टैंडर्ड ने इस तरह किया है इसलिए हमने भी उसी को फॉलो किया है। इसका मतलब ये है कि स्टैंडर्ड हमें इजाज़त देता है कि इस तरह कर सकते हैं, लेकिन याद रखिए एग्जाम के क्वेश्चन में आपने हमेशा इन दोनों को अलहदा डिस्कस करना है कि स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क के मुताबिक एमसीक्यू मैटर और रिपोर्ट रिस्ट्रिक्ट होने की वजह से अदर मैटर। जब इम्पैक्ट ऑन रिपोर्ट बता रहे होंगे ना तो हम दोनों को अलहदा पैराग्राफ बता के फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आपने ये नहीं कहना कि दोनों में एमसीक्यू मैटर पैराग्राफ दे दिया जाए, नहीं, वो प्रेजेंटेशन है, वो एक अलहदा इशू है, लेकिन हमने जो इम्प्लीकेशन रिपोर्ट बतानी है उसमें दोनों को अलग-अलग बताएंगे। ठीक है, अगर प्रेजेंटेशन इस तरह करते हैं तो बाय डेफिनेशन ही जो पैराग्राफ असल में स्टैंडर्ड जो है, हाँ, यहाँ पे मेरा अपना यही ख्याल है कि अदर मैटर पैराग्राफ की हेडिंग आनी चाहिए। ठीक है, लेकिन शायद स्टैंडर्ड का पॉइंट ऑफ व्यू ये हो, शायद, मुझे कंफर्म नहीं, शायद कि वो कह रहे हैं चले उस मैटर को हम कम्युनिकेट तो कर रहे हैं ना, कम्युनिकेट तो करना रिपोर्ट के अंदर, तो रिक्वायरमेंट कम्युनिकेट करने वाली पूरी हो गई। लेकिन बहरहाल प्रेजेंटेशन का प्रॉपर तरीका, ये मेरी अपनी असेसमेंट ये है कि अदर मैटर पैराग्राफ अलहदा से रिपोर्ट होना चाहिए। और कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं है? चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अच्छा, बल्कि एक और स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा था, स्टैंडर्ड स्पेसिफिक तो नहीं था। स्टूडेंट बेसिकली चाह रहे थे कि ISA जो 700 है, जितने हमने स्टैंडर्ड कवर किए हैं, इनके कुछ मज़ीद क्वेश्चन की प्रैक्टिस की जाए। देखिए, दिल तो हमारा भी यही है, मतलब उस्ताद भी यही चाह रहा होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को प्रैक्टिस किया जाए, लेकिन जाहिर है हमारे पास लिमिटेड टाइम होता है। आपको पता है CFAP की एक हफ्ते में 3 दिन क्लासेस होती हैं, तो इसमें कैफ की तरह हमारे पास टाइम अवेलेबल नहीं होता। कैफ में कोई 120 घंटे हमारे पास होते हैं कैफ का सिलेबस कंप्लीट करने के लिए, जबकि CFAP का सिलेबस कंप्लीट करने के लिए जो कैफ से कहीं ज़्यादा है, हमारे पास तकरीबन जो है वो आवर्स होते हैं। कितनी क्लासेस होती हैं हमारी? तकरीबन कोई 70 के करीब आवर्स होते होंगे हमारे। 6 आवर्स बनते हैं एक हफ्ते में और 12
हाँ जी, तो उस लिहाज से कैफ के मुकाबले में हमारे पास सीफैब के लेक्चर्स कंप्लीट करने के लिए टाइम काफ़ी कम होता है, ठीक है। इसीलिए क्लास में मेरी असेसमेंट क्या होगी, मैं जब भी कोई टॉपिक पढ़ाऊंगा आपको उसमें से पास पेपर की लिस्ट आपके साथ शेयर कर दूंगा और उसमें से खुद सेलेक्ट कर लूँगा कौन कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो कोर प्रैक्टिस हैं, लाजमी अटैम्प्ट करने चाहिए एग्ज़ाम की सफिशिएंट प्रैक्टिस के लिए, वो हम क्लास में करेंगे। उसके अलावा जो आप मुझे क्वेश्चन कहेंगे वो मैं अलहदा से रिकॉर्डिंग करूंगा उस क्वेश्चन की और अलहदा से आपके साथ शेयर किया करूंगा व्हाट्सएप ग्रुप में या किसी और तरीके से। वो क्लास में डिस्कस नहीं हो सकेंगे, क्योंकि अगर क्लास में हम ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस की तरफ चलेंगे तो फिर हमारा एंड पे जाके टॉपिक्स रह जाएंगे। तो ज़ाहिर है मुझे सिलेबस भी कंप्लीट करना है और सफिशिएंट प्रैक्टिस भी करवानी है। तो जो कोर प्रैक्टिस होगी वो क्लास में होगी, जो एडिशनल प्रैक्टिस होगी वो अलहदा से क्वेश्चन रिकॉर्ड करवा के मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और वो अभी नहीं, वो क्वेश्चन शेयर करना स्टार्ट करूंगा मैं इस वीकेंड से, क्योंकि इस वीकेंड तक हमारी कैफ का जो सेशन हमारा वो ख़त्म हो रहा है, तो उसकी वजह से चूँकि वहाँ पे बिज़ी हूँ तो एडिशनल टाइम निकालना थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल होगा। लेकिन इंशाल्लाह ये फ्राइडे सैटरडे तक उम्मीद है सेशन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद मैं क्वेश्चन एडिशनल क्वेश्चन रिकॉर्ड करवा के आपके साथ शेयर करना शुरू कर दूंगा, ठीक है। लेकिन तब तक आप खुद से भी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। आपके पास क्वेश्चन भी हैं, सोल्यूशन भी है, वो लिंक भी है, लिंकिंग भी मौजूद है, कौन सा क्वेश्चन किस स्टैंडर्ड का है, तो खुद से भी उसको अटैम्प्ट करने की कोशिश करें। कमेंट्स पढ़ें, प्रॉब्लम आए व्हाट्सएप ग्रुप में पूछें, ठीक है। लेकिन जो फर्दर प्रैक्टिस होगी वो आपको इंशाल्लाह इस वीकेंड से मैं प्रोवाइड करना शुरू करूँगा और वो अलहदा से लेक्चर्स की फॉर्म में होगी, डिस्कशन की बात। और कोई क्वेश्चन जो आप पूछना चाहते हो? नहीं, चलिए जी जी। वो लिस्ट मैंने शेयर की हुई है ना कि एक्सेल की फाइल है कि हाँ जी व्हाट्सएप ग्रुप में कि कौन कौन से स्टैंडर्ड का पास पेपर में कौन सा क्वेश्चन, वो ग्रुप में लिस्ट है। हाँ जी व्हाट्सएप ग्रुप में अब किसी स्टूडेंट से शेयर कर दीजिएगा, कोई ना कोई स्टूडेंट शेयर कर देगा, वरना मैं खुद भी शेयर कर दूंगा आपके साथ, ठीक है, दोबारा शेयर कर दूंगा। और कोई क्वेश्चन? चलिए, आज हमने रिपोर्ट के बेसिक स्टैंडर्ड्स पढ़ लिए हैं। हमने ऐसे 700 पढ़ लिया, 705, 706। अब इसके बाद 710 है, उसे 510 के साथ मिला के मैंने कवर करवाना है। 720 है और 701 है। 701 कवर करने के लिए ज़रूरी है कि हमें प्रोसीजर्स की अंडरस्टैंडिंग हो, इसीलिए डिसाइड मैंने ये किया कि 701 हम बाद में करेंगे, पहले हम रिस्क असेसमेंट का टॉपिक करते हैं। ये बेसिकली ISA 315 है जो रिस्क असेसमेंट से रिलेट करता है और ISA 330 है जो रिस्पॉन्स टू रिस्क असेसमेंट से रिलेट करता है। कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट ये है रिस्क असेसमेंट का कि हमने जब क्लाइंट की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को वेरीफाई करना है तो बजाय ये कि हम हर एरिया ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर एक जैसी एक्सटेंट ऑफ प्रोसीजर अप्लाई कर रहे हों, हमें पहले रिस्क असेस करना चाहिए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के जिन एरियाज़ में रिस्क ज़्यादा है वहाँ पे हमें ज़्यादा प्रोसीजर परफॉर्म करना चाहिए और जिन एरियाज़ में रिस्क कम है वहाँ पे कम प्रोसीजर परफॉर्म करना चाहिए। ये बेसिक रूल है रिस्क असेसमेंट का और रिस्पॉन्स टू रिस्क का। ये चीज़ हमें सिखाते हैं दो स्टैंडर्ड, ISA 315 और ISA 330। 315 हमें बताता है रिस्क असेसमेंट कैसे करनी है और 330 हमें बताता है कि उस रिस्क को आइडेंटिफाई करने के बाद आपने सब्सटेंटिव जो प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं वो कैसे करने हैं। लेकिन ये दोनों स्टैंडर्ड हमें थ्योरेटिकल कंसेप्ट डिस्कस करते हैं। एग्जाम में जो केस स्टडी आती है वो किस तरीके से सॉल्व होगी वो ये स्टैंडर्ड नहीं बताते। मैं ISA 315 या 330 आपको नहीं पढ़ा रहा, लेकिन इन स्टैंडर्ड में जो कंसेप्ट डिस्कस हुआ है जिसकी बेस पे एग्जाम में केस स्टडी सॉल्व होगी, मैं आपको केस स्टडी सॉल्व करवाने सिखा रहा हूँ, ये ज़हन में रखिएगा। ISA 315 और 330 हमने कवर करना है। ये जो हम इस वीक में डिस्कशन कर रहे होंगे उसका ये मतलब नहीं 315 330 मैंने आपको कवर करवा देना, ये करना है अभी हमने। लेकिन पहले उसका जो एग्जाम में क्वेश्चन टेस्ट करता है केस स्टडीज़, उसकी प्रिपरेशन करेंगे, उसके बाद हम उसके थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स की तरफ चलेंगे। तो अभी जो हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो है रिस्क असेसमेंट। पिछले कई सालों से हर अटेम्प्ट में कंफर्म क्वेश्चन आ रहा है, इसीलिए कहा जा सकता है कि तकरीबन 99.9% श्योर है कि इस दफ़ा
के पेपर में रिस्क असेसमेंट का क्वेश्चन होगा जो तकरीबन 20 से 24 मार्क्स, नॉर्मली 22-23 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, वो टेस्ट करेगा। तो ये इस वीक में इसका मतलब ये हुआ हमने अपने कम से कम 20 मार्क्स के पेपर को प्रिपेयर करना है इस वीक के 3 लेक्चर्स में, ठीक है। अपने 20% पेपर को कवर कर रहे होंगे और ये वो क्वेश्चन है जो कंफर्म है, चूंकि प्रेडिक्टेबल है तो इसकी प्रिपरेशन भी हम लोग अच्छी करते हैं और इसमें नॉर्मल स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस भी अच्छी होती है। टॉपिक है रिस्क असेसमेंट। एग्जाम में होगा क्या, वो हमें किसी क्लाइंट के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। वो इंफॉर्मेशन कुछ फिगर्स की फॉर्म में भी हो सकती है, जैसे इनकम स्टेटमेंट या बैलेंस शीट दे सकता है, और वो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में, पैराग्राफ फॉर्म में भी हो सकती है। और हमसे रिक्वायर करेगा कि इस इंफॉर्मेशन से नंबर 1 रिस्क आइडेंटिफाई कीजिए, और नंबर 2 आपने जो जो रिस्क आइडेंटिफाई किए हैं उनको एड्रेस कैसे करेंगे, उनको रिड्यूस कैसे करेंगे, वो प्रोसीजर भी बताइए जिनके ज़रिए से इनको रिड्यूस करेंगे। सिमिलर क्वेश्चन आप कैफ 9 लेवल पे, कैफ लेवल पे अटेम्प्ट कर चुके होते हैं, लेकिन यहाँ पे स्टाइल सेम रहेगा उसका, लेकिन जो उसके सिचुएशंस होंगी वो नई सिचुएशंस आपको फेस करना पड़ेंगी, जो कि CFAP लेवल में जो नॉलेज होता है आपका उस पे बेस कर रहे होंगे। यानी स्टाइल ऑफ द थीम ऑफ द क्वेश्चन वही है जो कैफ लेवल का है, लेकिन उसमें जो इन्फॉर्मेशन है, जो कंसेप्ट टेस्टिंग होगी, वो एडिशनल कंसेप्ट्स भी उसने ऐड किए होंगे। एग्जाम में हमने इस क्वेश्चन को हैंडल कैसे करना है ये देख लीजिए। इसके लिए मैंने आपको एक सेट डिस्ट्रीब्यूट करवाया अभी, ठीक है। अगर आप तक पहुंचा हो कोई ऐसा स्टूडेंट जिसके पास नहीं, हाँ जी शेयर कीजिए। इसमें सबसे पहले फर्स्ट पेज पे देखिए, नॉर्मली इस तरह का जो आपको नोट्स मिलेंगे उसमें आपको इसी तरह का फॉर्मेट मिलेगा। लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है रीडिंग बिफोर ISA, ठीक है। इसका मतलब क्या है, आइंदा जब कभी आपको किसी भी ISA के नोट्स मिलेंगे उसमें आपको 3 कॉलम ज़रूर मिलेंगे। ये 3 जो रोज़ हैं ये ज़रूर मिलेंगी। पहली रो में कह रहा है रीडिंग बिफोर ISA, यानी इस ISA को पढ़ने से पहले आप अपना कैफ लेवल के ये कंसेप्ट रिवाइज कर लें तो बहुत अच्छा है, क्योंकि कैफ लेवल के कंसेप्ट स्टैंडर्ड में यूज़ हो रहे होंगे। तो यहाँ पे बुक का रेफरेंस दे दिया। अगर आपने कैफ लेवल पे ICAP की बुक यूज़ किया है या राइस की बुक किया है या कोई भी बुक यूज़ किया है, आप उस बुक में से रेलिवेंट सेक्शन जो है रिस्क असेसमेंट का वो पढ़ लीजिए। मैंने राइस की बुक का रेफरेंस दे दिया कि कौन कौन सा चैप्टर था, और ICAP की बुक का रेफरेंस दे दिया। जो लेटेस्ट बुक है उसके मुताबिक, राइस की बुक के मुताबिक चैप्टर 10 और 12 है, और ओल्ड एडिशंस के मुताबिक 10 और 11 है। वो जाहिर आप जब रीडिंग करेंगे आपको पता चल जाएगा। रिस्क असेसमेंट और सब्सटेंटिव प्रोसीजर, ये 2 टॉपिक हैं जो इस चैप्टर में, इस ISA 315 और 330 की केस स्टडी में यूज़ होंगे, रिस्क असेसमेंट और सब्सटेंटिव प्रोसीजर। फिर इसके बाद दूसरे नंबर पे मैंने जो रो ऐड की है वो है रीडिंग आफ्टर ISA, यानी जब आप ये सारी रीडिंग कर लेंगे, इसको अटेम्प्ट कर लें, क्या इसके बाद मज़ीद आपको कोई रीडिंग करनी चाहिए? अगर रीडिंग करनी चाहिए तो मैंने वो यहाँ पे ऐड कर लिया, क्योंकि देखिए आप लोग प्रोफेशनल हैं। ICAP एक्सपेक्ट कर रहा है कि आपको प्रोफेशनली चीज़ों का पता हो, स्टार्ट ऑफ द ऑडिट से लेके एंड ऑफ द ऑडिट तक, ठीक है। प्रैक्टिकली भी चीज़ों को, तो सम टाइम ऐसा होगा, कुछ चीज़ें ऐसी होगी जो प्रैक्टिकली मुझे कहीं नज़र आई होंगी, जो आपके लिए जानना समझना ज़रूरी है, तो मैं यहाँ पे रीडिंग आफ्टर ISA के नाम से लिख दूंगा। इसके साथ मैंने लिखा हुआ है ऑप्शनल, लेकिन जो चीज़ें ज़्यादा अहम होंगी वो मैं आपको इंसिस्ट करूँगा आप उसको ज़रूर कीजिए। जैसे जो रिस्क असेसमेंट है, इसमें जो मैंने आपको रीडिंग आफ्टर ISA ये आपने ज़रूर करनी है। ये बेसिकली है क्या, चलें ये मैं आपको एंड में बताऊंगा। फिर इसके बाद रीडिंग आफ्टर ISA के बाद प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्रैक्टिस क्वेश्चंस का मतलब इस स्टैंडर्ड से रिलेटेड ICAP ने पास्ट पेपर्स में जो क्वेश्चन टेस्ट किए हुए हैं उनको मैंने लिस्ट डाउन कर दिया यहाँ पे। अगर आप देखें तो यहाँ पे अटेम्प्ट आ रही है, और उस अटेम्प्ट में जो क्वेश्चन का नाम है, टाइटल है, वो मैंने लिख दिया ताकि आपको क्वेश्चन ढूंढने में आसानी रहे।
और फिर इसको 3 हिस्सों में क्लासीफाई भी कर दिया, इजी क्वेश्चन, मॉडरेट क्वेश्चन और डिफिकल्ट क्वेश्चन। लेकिन ये याद रखें मेरी असेसमेंट है, जजमेंट है, जो मैं भी मेरी जजमेंट के मुताबिक मुझे क्वेश्चन इजी लग रहा है, आपको डिफिकल्ट लगे, या मुझे डिफिकल्ट लगा थोड़ा हटके लगा, आपको लगे कि ये इजी है, ठीक है, वो जजमेंट है, फ़र्क हो सकता है। लेकिन मैंने अपनी तरफ से अपनी जजमेंट के मुताबिक पास्ट पेपर्स को 3 हिस्सों में क्लासीफाई कर दिया है। आपने कोशिश ये करनी है पहले इजी वाले क्वेश्चन अटैम्प्ट करें, फिर मॉडरेट वाले क्वेश्चन अटैम्प्ट करें, फिर उसके बाद डिफिकल्ट वाले क्वेश्चन की तरफ जाएं, ठीक है, ताकि एक कंसेप्ट बिल्ड होता रहे। ये ना हो कि फौरी तौर पे प्रैक्टिस में आप लेटेस्ट क्वेश्चन की तरफ जाएं, वो ज़्यादा मुश्किल हो और आप कंफ्यूज हो जाएं। पहले कंसेप्ट आहिस्ता आहिस्ता बिल्ड होते रहें, फिर उसके बाद डिफिकल्टी लेवल भी क्वेश्चन का बढ़ते रहना चाहिए। तो ये था फर्स्ट पेज। अब देखिए एग्जाम में वो हमें क्वेश्चन में डिफरेंट इंफॉर्मेशन देगा, ठीक है, डिफरेंट इंफॉर्मेशन देगा। वो इंफॉर्मेशन पैराग्राफ फॉर्म में भी हो सकती है, वो इंफॉर्मेशन फिगर्स की शक्ल में भी हो सकती है, जैसे हमें इनकम स्टेटमेंट दे दे और हमें बैलेंस शीट दे दे। यहाँ पे अगर आप देखें तो हमने क्लासीफाई किया हुआ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को डिफरेंट एरियाज में इन नोट्स में, जैसे सबसे पहले सेल्स का एरिया, फिर इसके बाद इन्वेंट्री का एरिया, फिक्स एसेट्स का एरिया, और इसी तरह आगे हमने डिफरेंट एरियाज को शो करवाया हुआ है। हर एरिया के अंदर प्रेजेंटेशन देखिए, उसने बताया हुआ है इस एरिया में क्या रिस्क हो सकता है, उस रिस्क को एक्सप्लेन कैसे करना है, और उसके लिए प्रोसीजर क्या परफॉर्म करने हैं उसको एड्रेस करने के लिए, ठीक है। एग्जाम में हमें वो इंफॉर्मेशन देगा डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में, रिक्वायरमेंट में कहेगा इस इंफॉर्मेशन से आप रिस्क आइडेंटिफाई कीजिए, उन्हें एवेल्युएट करें या एक्सप्लेन करें, और प्रोसीजर्स बताइए आपकी ऑडिट प्रोसीजर्स जिनके ज़रिए आप इस रिस्क को रिड्यूस करेंगे, एड्रेस करेंगे। यानी उसकी 3 रिक्वायरमेंट हुई, रिस्क को आइडेंटिफाई कीजिए, इवेल्युएट या एक्सप्लेन कीजिए, और की ऑडिट प्रोसीजर बताइए उस रिस्क को एड्रेस करने के लिए। अगर वो एग्जाम में सिर्फ आइडेंटिफाई करने के लिए भी कह देता है, याद रखिए स्टिल हमने उसको इवेल्युएट करना है, एक्सप्लेन करना है, चाहे स्पेसिफिकली कहे चाहे ना कहे। नॉर्मली स्पेसिफिकली कहता है कि रिस्क को एक्सप्लेन भी करना है, समटाइम नहीं भी कहता, ठीक है, तो हमने उसको एक्सप्लेन भी करना होगा। अब ये देखिए एरिया के अंदर आपको सबसे पहले हेडिंग नज़र आ रही होगी, अकरेंस ऑफ सेल्स। ये जो हेडिंग है ये हमने रिस्क आइडेंटिफाई किया, ठीक है, हमने क्वेश्चन की गिवन इंफॉर्मेशन से क्या रिस्क आइडेंटिफाई किया, अकरेंस ऑफ सेल। अच्छा, नीचे उसने लिखा हुआ है सर्कमस्टेंसेस विच इंक्रीजेस रिस्क, कि वो कौन सी सर्कमस्टेंसेस हैं जिनकी वजह से ये रिस्क इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। नीचे एनुअल ग्रोथ ऑफ सेल्स और बोनस ऑन अचीवमेंट ऑफ सेल्स टारगेट। ये जो सर्कमस्टेंसेस हैं याद रखिए ये क्वेश्चन में आपको उसने दी होंगी, आपने क्वेश्चन में इस इंफॉर्मेशन को ढूंढना है। अगर ये इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में मिल जाए तो इसकी वजह से रिस्क अराइज होगा। कौन सा रिस्क, जो ऊपर उसने हेडिंग की शक्ल में दिया हुआ है, अकरेंस ऑफ सेल्स, ठीक है। फिर एक दफा आपने रिस्क आइडेंटिफाई कर लिया, उसके बाद आपने इसी फॉर्मेट के मुताबिक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। यानी कॉलम फॉर्मेट होगा, लेफ्ट साइड पे आपने वैल्यूएशन ऑफ रिस्क या एक्सप्लेनेशन ऑफ रिस्क लिखना है, और राइट साइड पे आपने की ऑडिट प्रोसीजर लिखने हैं जो कि परफॉर्म किए जाएंगे इस रिस्क को एड्रेस करने के लिए, इस रिस्क को कवर करने के लिए, ठीक है। क्वेश्चन के अंदर आपको उसने कौन सी इंफॉर्मेशन दी होगी, ये जो सर्कमस्टेंसेस के नाम से आ रहा है हेडिंग के नीचे, उससे आपने 3 काम करने हैं। रिस्क आइडेंटिफाई करना है, रिस्क आइडेंटिफाई करने का मतलब क्या है, हेडिंग बनानी है, हेडिंग बनानी है। फिर हेडिंग बनाने के बाद आपने रिस्क को एक्सप्लेन कैसे करना है, एक्सप्लेनेशन लिखी है, और आगे प्रोसीजर परफॉर्म। आपको जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होगी ना बड़ी, वो क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन पढ़ के रिस्क आइडेंटिफाई करने में नहीं होगी। रिस्क आइडेंटिफाई आप कर लेंगे, वो हम अभी यहाँ पे डिस्कस भी करेंगे। आपको बड़ी प्रॉब्लम होगी प्रोसीजर डिसाइड करने में कि इस रिस्क को एड्रेस करने के लिए क्या प्रोसीजर परफॉर्म करने चाहिए। वो सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी करते हैं, ठीक है। और इस लेवल पे आके मैं आपको कोई लिस्ट नहीं दे सकता, जैसे कैफ
लेवल पे होता था ना, हम आपको लिस्ट दे दिया करते थे, पूरा चैप्टर होता था जिसमें सिखाता था इस एरिया के लिए ये प्रोसीजर है, इस एरिया के लिए ये प्रोसीजर है, इस एरिया के लिए ये प्रोसीजर है। सीफैप लेवल पे आईकैप की अप्रोच ये है कि ये वो स्टूडेंट है जिसने अनकरीब प्रोफेशनल बनना है, ऑडिटर बनेगा, रिपोर्ट को साइन किया करेगा, इसको हर सिचुएशन के सब्सटेंटिव प्रोसीजर पता होने चाहिए। इन शॉर्ट हर सिचुएशन के सब्सटेंटिव प्रोसीजर पता होने चाहिए। लेकिन ज़रा सोचिए, हर सिचुएशन से मुराद परेशान नहीं होना आपने कि दुनिया की हर सिचुएशन नहीं। अब देखें आईकैप में भी अगर क्वेश्चन बनाना है वो कहाँ से उठाएगा, वो कोई ना कोई रियल एग्जाम्पल, कोई ना कोई प्रैक्टिशनर होगा, वो अपने किसी ऑडिट पे उसे प्रैक्टिकल सिचुएशन फेस करना पड़ी, वो हो सकता है उसके ऊपर केस बना दे। तो हमने प्रैक्टिस अपनी एक्सटेंड करनी है, हमें सिर्फ किताब तक लिमिटेड नहीं रहना सीफैप में, ये जहन में रखिएगा। आपको अगर सीफैप में अच्छी परफॉर्मेंस एग्जाम में दिखानी है तो ये अप्रोच जहन से निकाल दे कि सिर्फ किताब या नोट्स की हद तक आपने प्रैक्टिस कर दें या पास पेपर की हद तक नहीं। आपने देखा होगा सम टाइम ऐसा होता है वो ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है या ऐसी एडजस्टमेंट, ऐसी चीज़ जो पास पेपर में कभी भी टेस्ट नहीं हुई। हमें उसके लिए भी तो तैयार रहना है, पास पेपर की भी प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन उससे ज़्यादा हमें 2 हाथ आगे सोचना है कि अगर आईकैप कुछ इस तरह का क्वेश्चन टेस्ट करे कि जो पास पेपर में पास स्टैंड से हटके है, हम उसको भी किसी न किसी हद तक हैंडल कर सकें। तो आपको थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स सोचना है। आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग का क्या मतलब है कि जो प्रोसीजर आपको ये नोट्स वगैरह में सिखाए जाएंगे वो तो आपने पिक कर ही लिए, इसके अलावा आपने एडिशनल प्रैक्टिस भी करनी है खुद से। प्रैक्टिकल सिचुएशंस में सोचना है जाके कि इस सिचुएशन में मैं क्या प्रोसीजर परफॉर्म करूंगा इस सिचुएशन को एड्रेस करने के लिए। ये जो असल में बताया गया है आपको पेज 1 के सेकंड रो में कि रीडिंग आफ्टर ISAs, ये क्या है? ये बेसिकली आपका बेहतरीन सोर्स है प्रैक्टिस में क्या हो रहा है, किस सिचुएशन में किस तरह के प्रोसीजर परफॉर्म किए जा रहे हैं उसका। और ये आपने काम लाजमी करना है। मेरी असेसमेंट के मुताबिक अगर आप ये काम नहीं करते ना तो प्रॉब्लम हो सकती है आपको एग्ज़ाम में, क्योंकि वो सिर्फ अब ये नहीं करेगा कि पास पेपर में से ही आपको वो पॉइंट्स जो है वो निकाल के दे दे और कहे इसको सॉल्व करो। कुछ पॉइंट्स पास पेपर में से ही होंगे, खासतौर पर रिस्क असेसमेंट में वो मोर देन 60% जो क्वेश्चन होता है उसमें जो एडजस्टमेंट अभी तक दे रहा है वो पास पेपर में कभी ना कभी टेस्ट हुई होती हैं। लेकिन याद रखें कोई ऐसी सिचुएशन भी दे सकता है जो पास पेपर में कभी टेस्ट ना हुई हो, तो हमें उसके लिए प्रिपेयर रहना है। कैसे तैयार होना है हमने? क्लास में जो कुछ होगा वो तो आप कर लेंगे, वो तो मुझे भी पता आप कर लेंगे। इसके अलावा आपने क्या करना, और ये याद रखिए ये जो एक्टिविटी मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ ना, ये सिर्फ एक टाइप ऑफ क्वेश्चन एक टॉपिक के लिए नहीं है, ये आपके रिस्क असेसमेंट के क्वेश्चन में भी काम आएगी। इसका फ़ायदा ये होगा कि आपको रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप जैसे जैसे इतनी ज़्यादा करते जाएंगे कंसेप्ट आपके ज़हन में बैठते जाएंगे। रिस्क असेसमेंट में भी काम आएगी, ये आपके की ऑडिट मैटर में भी काम आएगी, ये आपकी अदर इंगेजमेंट्स में जो एग्जामिनेशन प्रोसीजर वगैरह परफॉर्म करते हैं वहाँ पे भी काम आएगी। आपने करना क्या है, लिंक दिया हुआ है, ये मैं व्हाट्सएप ग्रुप में भी लिंक शेयर कर दूंगा। आपने इस लिंक पे क्लिक करना, ये बेसिकली है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की साइट। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे जाएंगे, वहाँ पे डिफरेंट सेक्टर्स हैं। आपने पहले कोई एक सेक्टर सेलेक्ट करना है, उस सेक्टर के अंदर जाके कोई एक अच्छी कंपनी सेलेक्ट कर लेनी है, 1, 2 या 3, 1 बाय 1, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहें। एक कंपनी को सेलेक्ट करेंगे, जो भी कंपनी है उसका नाम, कंपनी को सेलेक्ट कर लिया, फिर उसके बाद दूसरे लिंक पे जाएंगे financials.psx.com.pk पे। इस लिंक पे आपको पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जितनी भी कोई 500, 600 के करीब जितनी भी कंपनीज लिस्टेड हैं उन सब की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मिल जाएंगी। इसमें ये ईयर वाइज क्लासीफाइड है, 2021 की जो भी चल रहा है, 2020, 19, 18 ईयर वाइज क्लासीफाइड। आपने 2020 को सेलेक्ट करना है ईयर को, क्योंकि 2021 में कुछ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अभी आई हैं, कुछ नहीं आई। 2020 में जाएंगे और एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को सेलेक्ट कर लेंगे, क्वार्टरली नहीं। 2020 में जाएं, वहाँ पे आपको डिफरेंट कंपनीज के नाम और उनके सिंबल्स मिलेंगे। जिस कंपनी को आपने सेलेक्ट किया है सेक्टर के अंदर से, उसका नाम, उसके सिंबल्स आप एंटर करेंगे तो आपके सामने वो कंपनी आ जाएगी। आपने उसको क्लिक करना है, उसकी पिछले कुछ सालों की फाइनेंशियल स्टेटमेंट आ जाएगी। आपने 2020 की एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को सिलेक्ट करना है।
ठीक है, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा और उसकी ऑडिट रिपोर्ट पढ़नी है। ऑडिट रिपोर्ट सारी नहीं पढ़नी, उसमें क्या पढ़ना है, मॉडिफाइड ओपिनियन, अनमॉडिफाइड ओपिनियन है तो उसको छोड़ दें। कैसे पता चलेगा आपको कि इसका टाइप ऑफ ओपिनियन क्या है? हेडिंग से, हेडिंग से। अगर सिर्फ ओपिनियन की हेडिंग है तो उसका मतलब है अनमॉडिफाइड ओपिनियन है। अगर क्वालिफाइड ओपिनियन, डिस्क्लेमर या एडवर्स ओपिनियन है, इसका मतलब मॉडिफाइड ओपिनियन आ रहा है। आपने हेडिंग पढ़नी है। अगर मॉडिफाइड ओपिनियन हो तो फिर उसको रीड करना है ताकि आपको पता चले मॉडिफिकेशन प्रैक्टिकली कैसे करते हैं, ठीक है, और डिफरेंट सिचुएशन, किन किन सिचुएशन में मॉडिफिकेशन हो रही है। अगर वो कोई ऐसी सिचुएशन है जो हमने क्लास में शेयर नहीं की तो आप उसका इमेज लेके व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दें, ठीक है। मैं भी उसको रीड कर लूँगा, मेरे अपने डाटा बेस में इजाफा हो जाएगा, दूसरे स्टूडेंट्स भी रीड कर लेंगे, उनको फ़ायदा हो जाएगा। और मॉडिफाइड ओपिनियन के बाद अगर कोई एमसीक्यू मैटर, अदर मैटर या मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न का पैरा है वो भी पढ़ना है। और अगर वो कोई ऐसी सिचुएशन से रिलेट कर रहा है जो हमने क्लास में कवर नहीं की तो उसका भी इमेज लीजिए और व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिए, दूसरे स्टूडेंट का भी फायदा हो जाएगा, मेरा भी फायदा हो जाएगा। और इसी तरह फिर की ऑडिट मैटर, की ऑडिट मैटर सेक्शन, ये तो आपने हर केस में लाजमी पढ़ना और इसमें डिफरेंट सिचुएशंस उसने डिस्कस की होंगी और उसके आगे बताया होगा इस सिचुएशन को एड्रेस करने के लिए क्या प्रोसीजर परफॉर्म किए हैं। बेसिकली की ऑडिट मैटर के प्रोसीजर और रिस्क असेसमेंट के प्रोसीजर एक जैसे होते हैं। तो आप जब वो जितने ज़्यादा प्रोसीजर पढ़ेंगे आपका एक्सपोजर उतना ज़्यादा होगा। उसमें ख़ास तौर पे आपने ये काम करना है कि देखना है क्या यहाँ पे प्रैक्टिकली जिस एरिया के ऊपर उसने प्रोसीजर हमें बताए हैं की ऑडिट मैटर के, वो हमने अपने नोट्स में कवर किए हैं कि नहीं। अगर कवर किए हैं तो रहने दे, अगर नहीं किए तो ये व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिए, ठीक है। इससे ये होगा कि हमारे नोट्स जो है आहिस्ता आहिस्ता जो प्रैक्टिस है उसके साथ इंटीग्रेट हो जाएंगे, ठीक है। प्रैक्टिस के इश्यूज को भी कवर कर रहे होंगे, कम्प्रीहेंसिव हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि हम मतलब ये एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि वो सिर्फ जो बुक्स में मौजूद है नॉलेज उसी में से टेस्ट करे, वो प्रैक्टिकल नॉलेज को भी टेस्ट करेगा, ठीक है। ये बात समझ आ गई। चलिए फिर इसके बाद आई कैप का सीफैप की बुक का भी रेफरेंस दिया, अगर उसमें से पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं, मेरे ख्याल में उसकी ज़रूरत, लेकिन रिस्क असेसमेंट का उसने अच्छा डिस्कस किया हुआ, रिस्क असेसमेंट का पढ़ लें, बाकी स्टैंडर्ड्स की ज़रूरत नहीं होगी। अब स्टार्ट करें हम रिस्क असेसमेंट की डिफरेंट सिचुएशंस। अब मैं करूँगा क्या, एरिया पकड़ूंगा कोई एक और आपके साथ डिस्कस करूंगा कि क्वेश्चन में कौन सी ऐसी इंफॉर्मेशन होगी जिसकी वजह से इस एरिया में रिस्क अराइज हो सकता है, उसकी लिंकिंग करेंगे हम। फिर उसके बाद उसके प्रोसीजर आपसे डिस्कस करूंगा। अब प्रोसीजर बताने में आपने पार्टिसिपेट करना है, ठीक है, और हिचकिचाना नहीं है कि जी प्रोसीजर गलत हो सकता है, ठीक है। क्लास में हम सीखने के लिए बैठे हैं, आपके ध्यान में जो भी प्रोसीजर हो वो आप बता सकते हैं। अगर वो ठीक हुआ मैं ओके कर दूंगा, अगर वो ठीक नहीं हुआ तो मैं थोड़ी करेक्शन कर दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला एरिया हमारे पास सेल्स। अगर फर्ज कीजिए क्वेश्चन में वो इनकम स्टेटमेंट देता है या डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में ये कहता है कि पिछले साल की निस्बत इस साल सेल्स अनयूजुअली हाई है, अनयूजुअल ग्रोथ इन सेल्स है। अनयूजुअल का मतलब क्या है, देखें अगर सेल्स पिछले साल फर्ज कीजिए 100 है और इस साल 20% इंक्रीज होकर 120 हो गई, अगर क्वेश्चन में वो बताता है कि इंडस्ट्री की ग्रोथ हुई है 20% से ऑन एवरेज, तो फिर इसका मतलब है हालांकि ग्रोथ हुई लेकिन इसमें रिस्क कोई नहीं, क्योंकि पूरी इंडस्ट्री ने ग्रो किया, हमारे क्लाइंट ने भी ग्रो किया। लेकिन अगर वो क्वेश्चन में ये कहता है कि इंडस्ट्री ने ग्रो किया 10% से और हमारे क्लाइंट की सेल्स की ग्रोथ हुई है 20%, क्या इसमें कोई रिस्क है? बिल्कुल इसमें रिस्क है। क्या रिस्क है? ओवर स्टेटमेंट ऑफ सेल। अब असर्शन की लैंग्वेज में अगर बात करें ना तो ओवर स्टेटमेंट के बजाय हम वर्ड यूज करते हैं अकरेंस ऑफ सेल्स। अकरेंस ऑफ सेल्स का मतलब कि जो सेल्स रिकॉर्ड हुई है रिस्क है कि वो अकर ना हुई हो। तो आपने जो हेडिंग बनानी याद रखिए, हेडिंग जब भी बनाएंगे ना आपकी हेडिंग में दो चीजें होनी चाहिए। जब कभी रिस्क की हेडिंग बनाएंगे आपकी हेडिंग में दो चीजें होनी चाहिए, एक वो एरिया जिसमें रिस्क है और दूसरा वो असर्शन जिसमें रिस्क है। असर्शन याद है ना आपको क्या होती हैं? क्लासेस ऑफ ट्रांजैक्शन की असर्शन होती है 6 और अकाउंट बैलेंस की असर्शन होती है। क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन की कौन कौन सी असर्शन होती है?
अकरेंस, कंप्लीटनेस, एक्यूरेसी, कट ऑफ, क्लासिफिकेशन और प्रेजेंटेशन। और काउंट बैलेंस की कौन कौन सी दर्शन होती है? एग्जिस्टेंस, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, वैल्यूएशन एलोकेशन, कंप्लीटनेस, प्रेजेंटेशन। कौन सी रह गई? एक्यूरेसी, वैल्यूएशन, एलोकेशन, ये तो इकट्ठा हो गया। फिर से सुनो, एक मिनट ठहरे। एग्जिस्टेंस, कंप्लीटनेस, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, एक्यूरेसी, वैल्यूएशन एंड एलोकेशन, क्लासिफिकेशन और प्रेजेंटेशन। हाँ जी, ये 6। तो ISA 315 ये कहता है कि हमने रिस्क असेसमेंट करनी है एट असर्शन लेवल। एट असर्शन लेवल का मतलब जो रिस्क आप आइडेंटिफाई करेंगे उसमें एरिया भी मेंशन होना चाहिए और जिस असर्शन में रिस्क है वो असर्शन भी मेंशन होना चाहिए। ठीक है। अब जाहिर है अगर पिछले साल की निस्बत इस साल सेल ज्यादा है तो ये कंप्लीटनेस ऑफ सेल का रिस्क तो नहीं है, ये अकरेंस ऑफ सेल्स का रिस्क। क्लियर हुई बात? और अगर पिछले साल की निस्बत इस साल सेल्स कम होती फिर हम रिस्क आइडेंटिफिकेशन में हेडिंग क्या लिखते? कंप्लीटनेस ऑफ सेल्स। कंप्लीटनेस ऑफ, ये आपने असर्शन के साथ एरिया मेंशन कर, असर्शन के ओवर स्टेटमेंट अंडर स्टेटमेंट प्रेफरेबली ना लिखे। और अगर आपका असर्शन वाला कंसेप्ट वीक है तो आप अपना कैफ की जो भी बुक यूज की है आपने उसमें जाके उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है। अकरेंस ऑफ सेल्स क्लियर? ये असर्शन का कंसेप्ट है ना आपको? कितने स्टूडेंट्स ये चाहते हैं कि असर्शंस का कंसेप्ट हमें नहीं पता उसको एक्सप्लेन किया जाए? एक दो, चलो ठीक है, एक ही स्टूडेंट है, कोई बात नहीं जी। अकरेंस ऑफ सेल ये उसमें रीड कीजिएगा, वो सेल्फ वो समझ आ जाएगी, कोई मुश्किल कंसेप्ट नहीं है। अकरेंस ऑफ सेल क्वेश्चन में कौन सी इंफॉर्मेशन दी होगी तो हमें पता चलेगा अकरेंस ऑफ सेल्स का रिस्क है। उसने कहा होगा एनुअल ग्रोथ हुई, या उसने कहा कि क्लाइंट की यह पॉलिसी है कि वो एक सर्टेन टारगेट अचीव होने पे सेल्स स्टाफ को कोई बोनस देता है। तो अब इससे हमारा क्या रिस्क आइडेंटिफाई होगा कि सेल्स स्टाफ ने उस बोनस को अचीव करने के लिए सेल्स को ओवरस्टेट किया होगा। क्लियर? अब ये इंफॉर्मेशन से हमें अंदाजा हो गया कि क्लाइंट ने सेल्स को ओवरस्टेट किया होगा। अच्छा, अब देखिए हमने क्या करना है एज ऑडिटर, हमने उस फेक सेल को पकड़ना है जो क्लाइंट ने रिकॉर्ड की होगी। सेल्स को बढ़ाने का एक तरीका तो ये है कि क्लाइंट ने असल में सेल हुई नहीं होगी, फेक सेल है, उसको रिकॉर्ड कर लिया होगा। एक तो इस तरीके से किया होगा। दूसरा उसने क्या तरीका अपनाया होगा, प्रोबेबली नेक्स्ट ईयर की सेल्स को इस साल की सेल्स में शो करवा दिया होगा। ठीक है, एग्री करते हैं इससे? क्या कोई तीसरा तरीका सोच सकते हैं आप जिससे क्लाइंट ने यूज किया हो सेल्स को ओवरस्टेट करने में? रेट वगैरह जी, रेट वगैरह चेंज कर सकता है, हो सकता है वो रेट को ओवरस्टेट उसने किया हो। चले, ये 3 हो गए। अब बताइए क्या प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे ये कंफर्म करने के लिए कि कोई ओवरस्टेटेड सेल्स नहीं है? बताइए। सैंपल सेलेक्ट करेंगे किस चीज का? गुड्स डिस्पैच नोट का या के सेल? आपको प्रोसीजर तो पता है ना, पहले कस्टमर आके सेल्स ऑर्डर देता है, हम ये देखते हैं कि क्या सेल्स ऑर्डर उसकी क्रेडिट लिमिट से ज़्यादा का तो नहीं है। अगर कंट्रोल्स है ना, अगर ज़्यादा का हो तो रिजेक्ट कर दिया जाता है, अगर विद इन क्रेडिट लिमिट हो तो अप्रूव कर दिया जाता है। सेल्स ऑर्डर के बाद कस्टमर को चीज़ें डिस्पैच की जाती हैं, गुड डिस्पैच नोट प्रिपेयर किया जाता है, गुड डिस्पैच नोट के बाद सेल इनवाइस प्रिपेयर की जाती है और सेल इनवाइस फिर अकाउंट्स में रिकॉर्ड होती है। अब मुझे बताइए, हम जो सैंपल सेलेक्ट करते हैं ना, वो जो अकाउंट्स में सेल्स अकाउंट में इनवाइसेस रिकॉर्ड हुई हैं उसका सैंपल भी सिलेक्ट कर सकते हैं और देख सकते हैं नीचे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट दूसरी अवेलेबल हैं कि नहीं। और हम गुड डिस्पैच नोट का सैंपल भी सेलेक्ट करके देख सकते हैं कि वो अकाउंट्स में रिकॉर्ड हुई है कि नहीं। आपने ये तो बताया सैंपल सेलेक्ट करेंगे, ये नहीं बताया सैंपल किस चीज़ का सेलेक्ट करेंगे, ये बताना लाजमी था। किसका सैंपल सेलेक्ट करेंगे? वो इनवाइसेस जो सेल्स में रिकॉर्ड। हाँ बिल्कुल, क्योंकि अगर कोई फेक इनवाइसेस हम ढूंढ रहे हैं, फेक सेल, तो वो सेल्स अकाउंट में से हमें मिलेंगी जो वहां रिकॉर्ड हुई है, उसका सैंपल सेलेक्ट करेंगे और क्या देखेंगे? सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट मौजूद है कि नहीं। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट का नाम मेंशन लाजमी करना है आपने, स्पेसिफाई होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए आपका आंसर। गुड डिस्पैच नोट, सेल्स ऑर्डर,
चलिए, इससे हमें पता चल गया कि ड्यूरिंग द ईयर, ये आपने प्रोसीजर बताया ड्यूरिंग द ईयर जो सेल्स रिकॉर्ड हुई है। कोई और प्रोसीजर भी हो सकता है? कट ऑफ टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं बिल्कुल, ताकि पता चल जाए नेक्स्ट ईयर की सेल इस साल तो रिकॉर्ड नहीं हुई। 2 और कंट्रोल्स टेस्ट चेक कर सकते। किस चीज़ के कंट्रोल टेस्ट कर सकते हैं? सेल्स रिगार्डिंग का, बिल्कुल ठीक है, ये भी ठीक है कि कंट्रोल कर सकते, वो कंट्रोल टेस्टिंग में आ गया कि क्रेडिट लिमिट चेक करेंगे। एक है, अच्छा मुझे ये बताइए, इन्होंने एक प्रोसीजर बताया, एक प्रोसीजर मैं ऐड कर रहा हूँ, आपने सोच के बताना है दोनों एक ही हैं या उनमें कोई फ़र्क है। इन्होंने कहा सेलेक्ट ए सैंपल ऑफ सेल्स रिकॉर्डेड ड्यूरिंग द ईयर एंड इंस्पेक्ट देयर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, गुड डिस्पैच नोट वगैरह। मेरा प्रोसीजर क्या है? सेलेक्ट ए सैंपल ऑफ लार्ज सेल्स रिकॉर्डेड एट ईयर एंड या क्लोज टू ईयर एंड एंड इंस्पेक्ट देयर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। बताइए दोनों सेम है कि फ़र्क है? फ़र्क क्या? आपने पूरे साल के दौरान वाले सैंपल सेलेक्ट किए, वो भी ठीक है, और मैंने ख़ास तौर पे फोकस किया ईयर एंड, और ईयर एंड की सेल्स का ज़्यादा चांस होता है कि वो मिसस्टेटेड होगी। ठीक है, अच्छा मुझे बताइए, क्या नेक्स्ट ईयर की सेल्स रिटर्न को हम देख सकते हैं? ये देखने के लिए सेल्स ओवरस्टेटेड तो नहीं, वाकई अकर हुई है कि नहीं, फेक सेल तो नहीं, क्या नेक्स्ट ईयर की सेल्स रिटर्न को देख सकते हैं? क्यों? नेक्स्ट ईयर की सेल्स रिटर्न इंडिकेट होती है कि कहीं कोई एडजस्टिंग इवेंट की वजह से कोई रिटर्न तो नहीं हो गई। आपने काउंटिंग में पढ़ा होगा कि अगर डिफेक्टिव इन्वेंट्री हो और ईयर एंड के बाद रिटर्न हो जाए, वो एडजस्टिंग इवेंट होता है, उससे हमने सेल को रिवर्स करना होता है। प्रोसीजर समझ आ रहे हैं आपको? पहले रिस्क को समझना, रट्टा नहीं लगाना, ध्यान में रखिएगा, यहां पे रट्टा नहीं लगाना। पहले रिस्क को समझिए कि रिस्क है क्या, फिर क्लाइंट बन के सोचिए कि अगर आप क्लाइंट होते तो आपने क्या क्या तरीका वारदात किया होता, फिर ऑडिटर बन के सोचे कि आपने उसको कैसे पकड़ना है। अकरेंस ऑफ सेल क्लियर हुआ? थ्रेट, हाँ बिल्कुल, अचीवमेंट और सेल्स टारगेट वही आप एक्सप्लेन इसको अपने अल्फाज में कर सकते हैं, आपने अपने अल्फाज में ही करना है। ठीक है, कुछ एक गाइडेंस के लिए मैंने अल्फाज दिए हुए हैं आपको, लेकिन याद रखिए आपसे हर एक चीज से तो आपने फौरी तौर पे छुटकाना पाना ना कि मैंने याद करूंगा और लिखूंगा, नहीं, समझिए और लिखने की आदत डालिए। याद कर ले, कैफ लेवल पे होता था याद करने वाला, यहाँ पे नहीं चलेगी वो। ठीक है, समझिए और फिर उसके मुताबिक अटेम्प्ट कीजिए। ये क्लियर हो गया, आगे चलते हैं। अच्छा सॉरी, आपने एक और भी बताया था इसमें रिस्क फ्रॉड का तरीकाकार, कि शायद जो अमाउंट्स हैं उनको ठीक कैलकुलेट ना किया गया हो। ठीक है, उसके लिए क्या कर सकते हैं? सेल कि किसका सैंपल सेलेक्ट, जीरो नंबर किसका सैंपल सेलेक्ट करेंगे ये बताएं? हाँ, सेल इनवाइस का सैंपल सेलेक्ट करेंगे और क्या देखेंगे? हाँ, अब की बार हमने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट नहीं देखने, गुड डिस्पैच नोट नहीं देखने, क्योंकि अब हमारा मकसद ये नहीं है कि सेल्स वाकई अकर हुई है कि नहीं, अब हमारा मकसद ये है कि वो एक्यूरेटली रिकॉर्ड हुई है कि नहीं। एक्यूरेसी में हम उसके अमाउंट को, रेट्स को, डिस्काउंट्स को, इनको रिकैलकुलेट करेंगे। चलिए, प्रोसीजर बेसिक है लेकिन याद रखिए बिल्कुल रेलिवेंट है और करेक्ट है। ये वही रिसीवेबल से रिलेट करी होती हैं सेल्स, तो डाटा की तरफ से डेटर्स, हाँ वो कह रहे हैं कि सर ये डेटर्स के एरिया में तो वेरीफाई हो चुका होगा। सेल्स का दूसरा इफेक्ट डेटर्स पे होता है, एग्रीड। बल्कि इसमें एक और प्रोसीजर मुझे याद आ गया। अब मुझे ये बताइए, क्या अकरेंस ऑफ सेल्स में हम कंफर्मेशन टू डेटर्स का प्रोसीजर लिख सकते हैं? लिख सकते भाई। अगर उसने फेक सेल रिकॉर्ड की है तो कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट ये फेक तो कभी नहीं की होगी। फेक एंट्री कैश की फॉर्म में तो कभी नहीं रिकॉर्ड होती। अक्रूवल एंट्री पास की होगी ना, डेटर डेबिट सेल्स क्रेडिट, तो इसका मतलब है डेटर्स ओवरस्टेटेड होंगे। हम मेजर डेटर को कंफर्मेशन लेटर सेंड करते हैं और उनसे अगर हमें आंसर नहीं मिलता या आंसर मिलता है हमें कुछ सस्पिशियस किस्म की सिचुएशन लगती है, हम इन्वेस्टिगेट करके उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पे कंफर्मेशन लेटर टू डेटर्स वो भी रेलिवेंट प्रोसीजर होगा। अच्छा, एरिया सेल्स का है प्रोसीजर, डेटर्स का क्यों लिख रहे हैं? डबल एंट्री सिस्टम की वजह से इंटरलिंक्ड है। ठीक है, ये प्रोसीजर एग्जाम में आपने
3 प्रोसीजर लिखने होते हैं। ज़्यादा प्रोसीजर मैं आपके कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ पता नहीं एग्जाम में कितने जहन में आते हैं कितने नहीं, वरना 3 लिखें तो वो रीजन, एक रिस्क को एड्रेस करने के लिए 3 प्रोसीजर सफिशिएंट है। सम टाइम 2 प्रोसीजर भी सफिशिएंट समझे जाते हैं। उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि सर डेटर्स में जब हम वेरिफिकेशन करते हैं तो उसमें सेल्स भी तो चेक हो जाएगी। जैसे अगर मैं एक सेल इनवाइस को चेक करता हूं कि वो ठीक एक्यूरेटली रिकॉर्ड हुई है कि नहीं, उससे सेल्स की फिगर भी वेरीफाई हुई, उससे डेटर्स की फिगर भी तो वेरीफाई हुई। तो एक प्रोसीजर अगर डेटर में हमने परफॉर्म कर लिया है, क्या उसे सेल्स में दोबारा परफॉर्म करते हैं? प्रैक्टिकली नहीं करते। लेकिन एग्जाम में अब जाहिर है वो आपसे या तो डेटर के प्रोसीजर पूछेगा या सेल्स के पूछेगा, तो आपको वो मेंशन करना होगा। ठीक है, जैसे एग्जाम में हमने यहाँ पे सेल्स को वेरीफाई करते हुए कंफर्मेशन लेटर सेंड टू डेटर का प्रोसीजर परफॉर्म किया। अब डेटर के एरिया में भी यही प्रोसीजर परफॉर्म होता है, लेकिन प्रैक्टिकली 2 दफ़ा थोड़ी सेंड करेंगे, एक दफ़ा डेटर को कंफर्म करने के लिए, एक दफ़ा सेल्स को कंफर्म करने के लिए। ठीक है, हाँ, वो तो एग्जाम में अगर उसने अलग-अलग एरिया दिया हुआ है तो हमें अलग-अलग प्रोसीजर उसको बताने हैं कि इस एरिया के लिए क्या क्या प्रोसीजर परफॉर्म हो सकते हैं। क्लियर? अच्छा, ये था अगर पिछले साल की निस्बत इस साल सेल्स ओवरस्टेटेड हो। अगर पिछले साल की निस्बत इस साल सेल्स अंडरस्टेटेड हो तो कौन सा रिस्क होगा? पिछले साल की निस्बत इस साल सेल्स कम है, पिछले साल सेल्स थी 100, इस साल सेल है 80, कौन सा रिस्क है? कंप्लीटनेस। अच्छा, इसको अंडरस्टेटमेंट नहीं लिखना आपने, प्रेफरेबली मैंने आपको बताया आपकी रिस्क असेसमेंट में असर्शन होनी चाहिए जो कि है कंप्लीटनेस ऑफ सेल्स। क्या प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे इसके लिए? सैंपल सेलेक्ट करेंगे अब गुड डिस्पैच नोट का और देखेंगे कि वो रिकॉर्ड हुआ कि नहीं सेल्स अकाउंट में। ठीक है, ये हमारा कंप्लीटनेस को इंश्योर, और कट ऑफ टेस्ट भी परफॉर्म करेंगे इंश्योर करने के लिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इस साल की सेल्स नेक्स्ट ईयर में रिकॉर्ड हो गई हो। ये तो क्या कंप्लीटनेस ऑफ सेल्स। अच्छा, प्रैक्टिकली ज़हन में रखिएगा, अगर इस साल की सेल्स पिछले साल की निस्बत कम है तो इसमें कंप्लीटनेस ऑफ सेल्स का रिस्क छोटा होता है, थोड़ा रिस्क है, इसलिए कि नॉर्मली एंटिटीज कंपनीज अपनी सेल्स को इंटेंशनली बढ़ाती तो हैं लेकिन कम नहीं करती, इसलिए ओवरस्टेटमेंट का रिस्क बड़ा है लेकिन अंडरस्टेटमेंट यानी कंप्लीटनेस का रिस्क कम है। अगर सेल्स पिछले साल की निस्बत कम है, एग्जाम में हमने क्या एज्यूम करना है? एग्जाम में ये एज्यूम नहीं करना कि क्लाइंट ने सेल्स कम रिकॉर्ड की हुई है। एग्जाम में हमने ये एजम्पशन लेके चलना है कि क्लाइंट इस साल सेल्स नहीं कर सका। ठीक है, इस साल क्लाइंट की प्रोडक्ट्स की डिमांड कम हो गई है, और अगर प्रोडक्ट्स की डिमांड कम हो जाए तो बताइए रिस्क किस चीज़ का होता है? नहीं, गोइंग कंसर्न नहीं, अब वो डिपेंड करता है। अगर तो एक ही प्रोडक्ट सेल हो रही थी, उसकी डिमांड कम हो गई है, फिर गोइंग कंसर्न का रिस्क आएगा कि प्रोडक्ट जो है ऑब्सोलीट हो गई। लेकिन अगर मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं, एग्जाम में कहता है कि जी बहुत सी प्रोडक्ट्स हैं, उनमें से कुछ प्रोडक्ट्स जो हैं उनमें प्रॉब्लम आ रही है सेल होने में, तो फिर मुझे बताइए हम रिस्क क्या आइडेंटिफाई करेंगे? इन्वेंट्री की डिमांड कम है, इन्वेंट्री स्लो मूविंग है, शाबाश, ऑब्सोलीट हो गई है, तो रिस्क की हेडिंग में क्या लिखेंगे? स्लो मूविंग आइटम नहीं लिखेंगे, इन्वेंट्री नहीं लिखेंगे जी। तो अगर पिछले साल की निस्बत सेल्स इस साल कम है तो हमने क्या सोचना है कि इन्वेंट्री सेल नहीं हो रही। ठीक है, और जो रिस्क आप लिखेंगे वो वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री लिखेंगे, इन्वेंट्री का एरिया, और असर्शन कौन सी? वैल्यूएशन। ठीक है, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री में रिस्क आएगा। अच्छा, और अगर उस इन्वेंट्री को, ये आपको लिंकिंग समझ आ रही है ना? डिक्रीज इन सेल से अंडरस्टेटमेंट का रिस्क राइज होता है, मैं इसको रूल आउट नहीं कर रहा, लेकिन वो रिस्क कम है। एग्जाम में आपने उस तरफ नहीं जाना, एग्जाम में किस तरफ जाना है कि पिछले साल की निस्बत इस साल सेल्स कम है, अंडरस्टेटेड है, डिमांड कम हो रही है, हमारी प्रोडक्ट ऑब्सोलीट है। और क्वेश्चन में नॉर्मली मेंशन करता है कि आप एक प्रोडक्ट नहीं मल्टीपल प्रोडक्ट्स में डील कर रहे हैं, तो हम इसलिए गोइंग कंसर्न की तरफ नहीं जाएंगे बल्कि किस तरफ जाएंगे? वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। ये समझ आई बात? अच्छा, इसके बाद
कंट्रोल रिस्क नहीं आएगा इसमें, इसमें इंटरनल कंट्रोल वीक तो नहीं है कोई। नहीं उसकी क्वालिटी को टेस्ट करने के लिए जो है कंपनी जो है वो अभी प्रोसीजर की तरफ हम आते हैं, प्रोसीजर की तरफ आते हैं। पहले बताइए आप इस चीज़ से एग्री करते हैं सेल कम हुई इसका मतलब है हमारे क्लाइंट की प्रोडक्ट की डिमांड कम हो गई, इन्वेंट्री ऑब्सोलीट हो गई होगी। दूसरा रिस्क, अच्छा इन्वेंट्री तो ऑब्सोलीट हो गई, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री का रिस्क आ गया। क्या वो इन्वेंट्री जिन एसेट्स के साथ मैन्युफैक्चर हो रही थी, जिस प्लांट के साथ मैन्युफैक्चर हो रही थी, क्या उस प्लांट की वैल्यू इन यूज सेम रही? उसकी भी तो प्रॉफिटेबिलिटी कम हो गई, ठीक है, तो उसका भी इंपेयरमेंट का रिस्क आ गया। अब लेकिन ये नहीं लिखेंगे इंपेयरमेंट ऑफ फिक्स एसेट, ये लिख दे, अगर इंपेयरमेंट ऑफ फिक्स एसेट लिख देते हैं गलत ये नहीं है, ये भी गलत नहीं है, ठीक है एग्जाम में इसके मार्क्स भी मिलेंगे, लेकिन रूल के मुताबिक हमने असर्शन मेंशन करनी है एरिया के साथ, इंपेयरमेंट कोई असर्शन नहीं है। असर्शन क्या है? वैल्यूएशन एंड एलोकेशन ऑफ फिक्स एसेट्स। भाई ये बात समझ आई? अच्छा मुझे बताइए, अगर पिछले साल की निस्बत इस साल सेल्स सिग्निफिकेंटली कम है, पहला रिस्क हमने क्या निकाला? अच्छा कौन सा रिस्क नहीं निकालना? कंप्लीटनेस ऑफ सेल का। फिर कौन सा रिस्क आइडेंटिफाई किया हमने? वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। दूसरे नंबर पे वैल्यूएशन ऑफ फिक्स एसेट्स, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। अच्छा तीसरे नंबर पे, क्या सम टाइम ऐसा होता है कि किसी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए हमें कोई लाइसेंस, फ्रेंचाइज वगैरह बाय करना पड़ती है? तो क्या पॉसिबल है कि इस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए हमने कुछ इनटेंजिबल एसेट्स भी कैपिटलाइज किए हों? यहाँ हो सकता है अगर हमने इंटरनली डेवलप किया है तो डेवलपमेंट कॉस्ट कैपिटलाइज की होगी। तो अगर अब डेवलपमेंट कॉस्ट कैपिटलाइज की थी, लेकिन जिस एसेट के अगेंस्ट कैपिटलाइज की थी अब वो लॉस मेकिंग हो गया, क्या ये इंडिकेशन नहीं है कि आपका इंटेंजिबल एसेट्स भी अगर आपने रिकॉग्नाइज किया हुआ है, अगर रिकॉग्नाइज किया हुआ है, उसकी भी इंपेयरमेंट हो गई? तो वो भी इंपेयरमेंट टेस्टिंग होनी चाहिए। भाई पिक कर रहे हैं? तो ये अगर तो सिंपल मैं आपसे पूछूं कि कंप्लीटनेस ऑफ सेल्स का रिस्क बताओ, इस कंप्लीटनेस ऑफ सेल्स के प्रोसीजर बताओ, तो आप कह देंगे सर गुड डिस्पैच नोट का सैंपल सेलेक्ट करें और देखें रिकॉर्ड हुआ है कि नहीं, कट ऑफ टेस्ट कर लें। लेकिन एग्जाम में जब हमें वो इनकम स्टेटमेंट देगा या इंफॉर्मेशन में कहेगा पिछले साल की इस साल सेल्स कम है, तो आपने कौन कौन से रिस्क आइडेंटिफाई करने हैं? वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, वैल्यूएशन ऑफ फिक्स एसेट और वैल्यूएशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स, ठीक है। अच्छा अब जरा इसके प्रोसीजर की तरफ आते हैं। वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री में बताइए मुझे, फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्री करेंगे, क्या फिजिकल वेरिफिकेशन इन्वेंट्री से ऑब्सोलीट आइटम्स आइडेंटिफाई होती हैं? फिजिकल, उसमें अगर फिजिकली डैमेज इन्वेंट्री, अगर इन्वेंट्री इस वजह से ऑब्सोलीट हुई है कि फिजिकली डैमेज है, डिस्ट्रॉय हो गई, आग लग गई, वो तो फिजिकल वेरिफिकेशन से सामने आएगी। जो डिमांड कम होने की वजह से, फैशन चेंज होने की वजह से, टेक्नोलॉजी चेंज होने की वजह से इन्वेंट्री सेल नहीं हो रही, वो फिजिकल वेरिफिकेशन से सामने नहीं आएगी। हाँ, उसके लिए फिर हमें एजिंग रिपोर्ट बनानी पड़ेगी, एजिंग रिपोर्ट इंस्पेक्ट करेंगे। और कैसे कंफर्म कर सकते हैं आप कि इन्वेंट्री की एनआरवी क्या है? अब देखिए वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री में हमने ये इंश्योर करना है ना, इन्वेंट्री को लोअर ऑफ कॉस्ट एनआरवी मेजर किया जाए। एनआरवी ऑफ इन्वेंट्री का प्रोसीजर बताइए कैसे परफॉर्म करें। एक आपने कहा एजिंग रिपोर्ट से आइडेंटिफाई कर लेंगे कौन कौन सी आइटम ऑब्सोलीट है। फिर एनआरवी कैसे कैलकुलेट करेंगे? ईयर एंड के बाद किस प्राइस पे सेल हुए, वो उसकी एनआरवी की इंडिकेशन होती है, ठीक है। वो प्रोसीजर भी परफॉर्म कर लेंगे, ठीक है। और कोई प्रोसीजर? ईयर एंड के बाद हमने सेल प्राइस देख ली, ईयर एंड पे एजिंग रिपोर्ट देख ली, और फिजिकल वेरिफिकेशन से डैमेज आइटम्स को, अगर कोई डैमेज आइटम होंगी वो भी आइडेंटिफाई हो जाएंगी। ये तीन प्रोसीजर ठीक हो गए। अब बताइए वैल्यूएशन ऑफ फिक्स एसेट्स, इंपेयरमेंट को कैसे वेरीफाई करेंगे आप? सबसे पहले क्लाइंट से कह देंगे कि सर आप इंपेयरमेंट इंडिकेशन है ना, आप बताइए इंपेयरमेंट की कैलकुलेशन आपने की, इंपेयरमेंट रिव्यू किया। क्लाइंट से रिक्वेस्ट करेंगे इंपेयरमेंट रिव्यू करें। फिर इसके बाद उसके लिए किसी एक्सपर्ट को एंगेज कर सकते हैं, क्योंकि वो कम्प्लेक्स कैलकुलेशन होती है ना। इंपेयरमेंट टेस्टिंग में जो अजम्पशंस यूज होती हैं, इंपेयरमेंट टेस्टिंग कैसे होती है भला?
हम फ्यूचर के कैश फ्लोज को प्रोजेक्ट करते हैं और उन्हें डिस्काउंट करते हैं, तो उसमें फ्यूचर की प्रोजेक्शन में एस्टिमेट्स या अजम्पशंस यूज होती हैं कि एनुअल ग्रोथ क्या होगी, हर साल कितने यूनिट सेल होंगे। डिस्काउंट रेट एस्टिमेट करते हैं प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए। क्या हमें ये अजम्पशंस जो यूज की गई हैं इम्पेयरमेंट टेस्टिंग में, इनकी रीजनेबलनेस देखनी चाहिए? और कम्प्लेक्स कैलकुलेशन है, एक्सपर्ट को भी यूज कर सकते हैं। याद रखें, रिवैल्यूएशन ऑफ फिक्स एसेट में और इम्पेयरमेंट ऑफ फिक्स एसेट दोनों में एक्सपर्ट को लाजमी यूज करें एग्जाम में, इसमें एक्सपर्ट को भी इंगेज कर सकते हैं। और चौथे नंबर पे डिस्क्लोजर्स की एडिक्वेसी, क्या इम्पेयरमेंट से रिलेटेड डिस्क्लोजर्स को एडिक्वेटली इंक्लूड किया गया? ये हमारे प्रोसीजर होंगे किसके? वैल्यूएशन ऑफ फिक्स एसेट। और इसी तरह वैल्यूएशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स जो आपके हैं, उसमें भी इसी तरह इम्पेयरमेंट टेस्टिंग क्लाइंट से रिक्वेस्ट करेंगे, अजम्पशन को रीअसेस करेंगे और एक्सपर्ट को देख सकते हैं। डिस्क्लोजर ना देना मतलब रिस्क असेसमेंट में हम ये कैसे कर सकते हैं? हम प्रोसीजर्स परफॉर्म कर रहे हैं ना। रिस्क ये है कि क्लाइंट ने उनकी अप्रोप्रिएट अकाउंटिंग या डिस्क्लोजर इंक्लूड नहीं किया होगा। रिस्क में तो दोनों चीज़ें आएंगी, ठीक है। इसीलिए प्रोसीजर्स बताते हुए जहां आपने ये इंश्योर करना है कि अकाउंटिंग ठीक हो, वहां पे ये भी इंश्योर करना है कि डिस्क्लोजर भी अप्रोप्रिएट हो। चलिए, ये हमारे सेल्स और फिर एक्यूरेसी ऑफ सेल्स। अगर एग्जाम के क्वेश्चन में कह दे कि आपने इनकम रिसीव की है इन एडवांस या एक्सपेंस पे किया इन एडवांस, ठीक है। कुछ ऐसे कंपनीज होती हैं ना जो एडवांस में पैसे, जैसे हमारी ऑटो इंडस्ट्री है, इसमें आपको पता है एडवांस में आप पेमेंट करते हैं, उसके बाद जाके आपको गाड़ी की डिलीवरी होती है। तो यहाँ पे अगर आप इनकम, क्लाइंट एडवांस में इनकम रिसीव कर रहा है, रिस्क क्या है? कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी ना उसको शो करे। हाँ, कि वो उसको लाइबिलिटी के तौर पे शो ना करे बल्कि इनकम के तौर पे शो कर दे, हालांकि भी रिस्क एंड रिवार्ड ट्रांसफर नहीं हुए। क्या प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे इंश्योर करने के लिए कि जितनी भी इनकम आ रही है आपके क्लाइंट को, वो लाइबिलिटी के तौर पे रिकॉर्ड कर रहा है। उसकी जो इनकम रिकॉर्डिंग की ट्रांजैक्शंस हैं उनका सैंपल सेलेक्ट करके देखेंगे वो रिकॉर्डिंग क्या कर रहा है। रिकॉर्डिंग ऑफ इनकम के कंट्रोल्स टेस्ट कर लेंगे, सिंपल भाई यही होगा ना। सैंपल में हमें डर क्या है कि क्लाइंट एडवांस में पैसे वसूल कर रहा है, कहीं वो कैश डेबिट करके सेल्स को क्रेडिट, इनकम क्रेडिट तो नहीं कर रहा, हालांकि अभी उसने गुड्स डिलीवर नहीं की, सर्विसेज डिलीवर नहीं की। तो हम क्या करेंगे, सैंपल सेलेक्ट करेंगे जो कैश रिसीव हुआ है, उसे कंट्रोल चेक करेंगे, उसकी रिकॉर्डिंग चेक करेंगे कि जो कैश रिसीव हो रहा है उसकी रिकॉर्डिंग क्या कर रहा है, क्या उसे इनकम में क्रेडिट कर रहा है या लायबिलिटी में क्रेडिट कर रहा है। क्लियर? ये हमारे सेल्स के प्रोसीजर। जी सर, जो अकाउंटिंग पॉलिसीज में जो है वो डिफरेंस अगर वो आएगा तो वो हम इसको रिस्क असेसमेंट में ले सकते हैं। फर्स्ट करें जैसे हम इसमें देख रहे थे ये कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी वाली जो स्टेज, उसमें जो क्लाइंट की पॉलिसी है वो IFRS 15 के मुताबिक नहीं है, तो हम वो मेंशन कर सकते हैं क्वेश्चन में? बिल्कुल, हम इंश्योर ये मेंशन कर सकते हैं कि हम देखेंगे क्या रेवेन्यू की रिकॉर्डिंग इन अकॉर्डेंस विद IFRS 15 है कि नहीं है। बिल्कुल हमारा रेलिवेंट प्रोसीजर होगा। नेक्स्ट, इन्वेंट्री। अच्छा, इन्वेंट्री में बहुत सी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो हमें क्वेश्चन में देगा और इंडिकेट कर रही होगी कि इन्वेंट्री ऑब्सोलीट हो रही है। बहुत सी मैं प्रोसीजर हम पढ़ चुके हैं, मैं प्रोसीजर दोबारा नहीं बताऊंगा। NRV ऑफ इन्वेंट्री के, एजिंग रिपोर्ट आपने बताई, ये रेंट के फिजिकल स्टॉक काउंट आपने कहा, डैमेज इन्वेंट्री देख लें, उसमें ये रेंट के बाद देख लें किस प्राइस पे इन्वेंट्री सेल हुई। प्रोसीजर नहीं, लेकिन मैं ये चेक करना चाह रहा हूँ कि आपको इंफॉर्मेशन पढ़ के लिंक हो रहा है कि हाँ इस इंफॉर्मेशन से इन्वेंट्री की ऑब्सोलीट होने का इशारा मिल रहा है हमें। अभी तो आपके लिए आइडेंटिफिकेशन आसान होगी, एग्जाम क्वेश्चन में चूंकि वो आपको बिल्कुल कुछ आइडिया नहीं होगा अगली इंफॉर्मेशन किस एरिया से रिलेट कर रही है, तो असेसमेंट करने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी। यहाँ पे बताइए, पहली चीज एग्जाम में अगर कहते हैं सेल्स डिक्रीज हुई, क्या रिस्क है? ऑब्सोलीट इन्वेंट्री का रिस्क है। लिंक होता है। डिमांड डिक्रीज हो गई, किस वजह से? क्योंकि फैशन चेंज हो गया। क्वेश्चन में कहता है टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोडक्ट है, टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, ठीक है।
न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च किया, क्या न्यू प्रोडक्ट्स के लॉन्च होने से वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री में रिस्क होता है? क्या रिस्क होता है? पुरानी प्रोडक्ट्स होंगी वो ऑब्सोल्यूट हो जाएंगी। जैसे एक क्वेश्चन में उसने कहा कि क्लाइंट ने इस साल 3 नई प्रोडक्ट्स लॉन्च की है, लेकिन सेल्स देखा, सेल्स पिछले साल भी वही थी, इस साल भी वही है। क्या रिस्क है कि न्यू प्रोडक्ट्स जो लॉन्च हुई हैं वो फ्लॉप हो गई हैं? क्योंकि अगर वो सक्सेसफुल होती तो न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च होने की वजह से सेल्स पिछले साल से इसमें ज्यादा बढ़ती। आगे चलते हैं। लॉन्ग स्टैंडिंग इन्वेंट्री। लॉन्ग स्टैंडिंग इन्वेंट्री का मतलब क्या है? इन्वेंट्री काफी अरसे से सेल नहीं हुई। इंक्रीज इन इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, या इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो को छोड़ें, इंक्रीज इन इन्वेंट्री। एग्जाम में वो हमसे रेशोज भी नहीं कैलकुलेट करवा रहा। उसने कहा पिछले साल की निस्बत इस साल बैलेंस शीट में आपने देखा पिछले साल इन्वेंट्री थी 460, इस साल इन्वेंट्री है 570। इन्वेंट्री इंक्रीज हो रही है। क्या इन्वेंट्री का इंक्रीज होना गुड थिंग है? क्यों? इसका मतलब ये है कि आप इन्वेंट्री सेल नहीं कर पा रहे और इन्वेंट्री ऑब्सोलीट हो रही है, पाइल अप हो रही है, वो भी ऑब्सोलीट इन्वेंट्री की इंडिकेशन है। तो इंक्रीज इन इन्वेंट्री से भी रिस्क है ऑब्सोलीट होने का। डिफेक्टिव गुड्स इन इन्वेंट्री, इन्वेंट्री में जो गुड्स हैं वो डिफेक्टिव है। क्वेश्चन में उसने कहा आपने रिस्क आइडेंटिफाई करना, इंफॉर्मेशन मैं दे रहा हूं। क्वेश्चन में उसने कहा ये रेंट के बाद कुछ सेल्स रिटर्न हुई है, रीजन क्या है? कस्टमर कंप्लेन कर रहा है कि ये डिफेक्टिव इन्वेंट्री थे। क्या रिस्क है? किस किस एरिया में रिस्क है ये बताइए। एनआरवी, इन्वेंट्री वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री में रिस्क है। क्यों? ये इन्वेंट्री जो डिफेक्टिव है ये तो कंफर्म एनआरवी पे आएगी ना। अगर ये मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट की वजह से डिफेक्टिव है तो बाकी इन्वेंट्री भी एनआरवी पे राइट डाउन करनी पड़ेगी। इन्वेंट्री पे रिस्क आ गया। और प्रोविजन पे क्या? प्रोविजन फॉर वारंटी पे रिस्क आएगा, क्योंकि इस कस्टमर ने तो हमें रिटर्न कर दी ना, इसको तो वारंटी प्रोवाइड नहीं करनी हम, लेकिन जो ऑलरेडी प्रोडक्ट सेल कर चुके हैं दूसरे कस्टमर्स को वो हमसे वारंटी क्लेम कर सकते हैं। प्रोविजन फॉर वारंटी पे इफेक्ट आएगा। सेल्स, हमें ये अगर डिफेक्टिव इन्वेंट्री रिटर्न हो ईयर एंड के बाद एडजस्टिंग इवेंट होता है, सेल्स को रिवर्स करना पड़ेगा, सेल्स पे इफेक्ट आएगा। ठीक है, तो ये एक आइटम का समटाइम्स एक से ज्यादा एरियाज पे इफेक्ट आ सकता है और ये चीज ध्यान में रखिएगा, बल्कि इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन में एक इंफॉर्मेशन की वजह से एक से ज्यादा एरियाज में रिस्क अराइज हो सकता है। जैसे हमने डिक्रीज इन सेल की वजह से 3 एरियाज में रिस्क असेस किया, इन्वेंट्री में, फिक्स एसेट्स में और इंटेंजिबल एसेट्स में। सर ये जो डिफेक्टिव गुड्स वाला है, क्या इसका गुडविल पे इफेक्ट जा सकता है? इसका गुडविल पे इफेक्ट जा सकता है। अगर तो परचेज्ड गुडविल है उस पे इफेक्ट जा सकता है, इंटरनली जनरेटेड गुडविल है उस पे इफेक्ट नहीं। क्यों? वो रिकॉग्नाइज नहीं करते नॉर्मली, उसने एग्जाम क्वेश्चन में नहीं दी होती गुडविल। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीजेस और सेल प्राइस डिक्रीजेस, एग्री करते हैं? इससे क्या फर्क पड़ता है इन्वेंट्री की वैल्यूएशन पे? एनआरवी कम हो जाती है। अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज होगी या सेल प्राइस डिक्रीज होगी, दोनों सूरतों में एनआरवी रिड्यूस हो जाती है। इफ प्रोडक्ट इज मैल फंक्शनिंग, प्रोडक्ट ठीक तरीके से काम नहीं कर रही है। उसने एक केस स्टडी में इवेंट दिया कि क्लाइंट एक कार्स मैन्युफैक्चर कर रहा है, अपनी कार में इंस्टॉल करने के लिए जो ब्रेक सिस्टम है वो खुद नहीं बना रहा बल्कि सप्लायर से बाय कर रहा है। और ड्यूरिंग द ईयर हुआ यूं कि ब्रेक सिस्टम में कुछ फॉल्ट्स थे जिसकी वजह से एक्सीडेंट्स हुए तो कस्टमर ने, जिन्होंने गाड़ी खरीदी थी, उन्होंने कंपनी के खिलाफ केस फाइल करना शुरू कर दिया। कंपनी ने उन केसेस के अगेंस्ट में प्रोविजन रिकॉर्ड की और जितनी प्रोविजन रिकॉर्ड की इक्वल अमाउंट उस सप्लायर से रिसीवेबल बुक कर लिया। कहानी समझ रहे हैं सारी? इवेंट समझ आ गया आपको? बताइए इस इवेंट का हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के किस किस हिस्से पे इफेक्ट आएगा? लायबिलिटी किस एरिया पे? प्रोविजन पे। कौन सी प्रोविजन पे? प्रोविजन फॉर वारंटी पे? कि हम नहीं, वारंटी पे नहीं आएगा।
क्या हमें वारंटी क्लेम नहीं आएंगे अब कि भाईजान ये गाड़ी, क्या लोग इंतजार करेंगे कि एक्सीडेंट हो फिर गाड़ियां लेके आए? वो तो फौरन गाड़ियां लेके आएंगे, भाईजान इसका ब्रेक सिस्टम जो है अखबारों में खबर आ रही है इसका ठीक करें। प्रोविजन फॉर वारंटी पे इफेक्ट आया। अब मैं इस तरफ नहीं जा रहा कि इसको एड्रेस करने के लिए प्रोसीजर क्या परफॉर्म करेंगे, वो रेलिवेंट एरिया में चलते जाएंगे आगे। और प्रोविजन फॉर लीगल केसेस, हाँ लिटिगेशन जो एक्सीडेंट हो चुके हैं, जिनका जानी या माली नुकसान हो चुका है, वो हमारे खिलाफ केसेस फाइल कर सकते हैं। अच्छा प्रोविजन फॉर लीगल, एक प्रोसीजर बता दें, सिर्फ ज़्यादा नहीं पूछ रहा। प्रोविजन फॉर लीगल केसेस का लॉयर से कंफर्मेशन लेंगे, शाबाश। जिस तरह रीवैल्यूएशन में, इम्पेयरमेंट में बेहतरीन एविडेंस होता है वैल्यूअर की रिपोर्ट, उसी तरह लीगल केसेस में बेहतरीन एविडेंस होता है लॉयर का कंफर्मेशन लेटर। अच्छा और बताइए और क्या करेंगे? रिसीवेबल ओवरस्टेटेड है, कैसे? वैल्यूएशन ऑफ रिसीवेबल कैसे? क्योंकि कंटिंजेंट रिसीवेबल है, स्टैंडर्ड मना करता है कि कंटिंजेंट रिसीवेबल को रिकॉर्ड नहीं करना जब तक वर्चुअली सर्टन ना हो, ठीक है। और इसके अलावा इन्वेंट्री वैल्यूएशन पे कैसे इफेक्ट आया? हाँ बिल्कुल, एक तो गाड़ियों की डिमांड कम हो जाएगी, उनकी सेल प्राइस कम होगी, और दूसरा एग्जिस्टिंग जो स्टॉक में गाड़ियां पड़ी हुई हैं इनका भी तो ब्रेक सिस्टम चेंज करना पड़ेगा। तो आपने देखा कैसे एक इवेंट की वजह से उसने 4 एरियाज के ऊपर इफेक्ट मेंशन करवाया हमसे, ठीक है। तो एग्जाम में समटाइम ऐसा होगा, दिखने में आपको लग रहा होगा 4 लाइनें हैं, लेकिन उन 4 लाइनों में से 12 रिस्क आइडेंटिफाई करके देगा आपको एग्जाम में। कौन सा पॉइंट? कंटिंजेंट लायबिलिटी। हमने, क्लाइंट ने किया क्या है कि क्लाइंट ये कह रहा है कि जी ये ब्रेक सिस्टम मेरा कसूर तो नहीं था, मैंने तो ब्रेक सिस्टम दूसरे सप्लायर से ख़रीदा था, तो मुझे इस ब्रेक सिस्टम के फेल होने की वजह से जितनी भी पेमेंट करनी पड़ रही है ना, वो असल में जुर्माना अदा करना चाहिए सप्लायर को। तो उसने जितनी प्रोविजन रिकॉर्ड की कि वो पे करेगा, जितनी लायबिलिटी रिकॉर्ड की, इक्वल अमाउंट से रिसीवेबल फ्रॉम सप्लायर रिकॉर्ड कर लिया। अब स्टैंडर्ड इस सिचुएशन में जो आपका प्रोबेबल आउटफ्लो है उसको तो कहता है रिकॉर्ड करो, लेकिन जो प्रोबेबल इनफ्लो है वो उसको रिकॉर्ड करने की इजाज़त नहीं देता, वो सिर्फ डिस्क्लोज करना होता है। तो उसने चूंकि क्वेश्चन में रिकॉर्ड कर लिया, इसका मतलब है एक कंटिंजेंट एसेट है जो डिस्क्लोज होना चाहिए था, लेकिन क्लाइंट ने रिकॉर्ड कर लिया। अगर सप्लायर कंफर्म कर दे तो फिर आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, क्योंकि वर्चुअली सर्टन हो जाएगा। इसी तरह मुझे एक और केस याद आ गया इसमें। अगर फर्ज कीजिए वो क्वेश्चन में कहता है कि आपकी इन्वेंट्री को आग लग गई है, क्लाइंट की इन्वेंट्री को आग लग गई है, क्या प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे? और क्लाइंट ने इंश्योरेंस कंपनी से रिसीवेबल रिकॉर्ड कर लिया जितना, क्योंकि इंश्योरेंस करवाई हुई थी, क्या प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे? पहली चीज हमें सिर्फ एक एरिया बताना है कि 2 एरियाज? एक एरिया कौन सा? इंश्योरेंस रिसीवेबल। दूसरा कौन सा? वैल्यूएशन। जो इन्वेंट्री में लॉस हुआ है उसको देखना पड़ेगा क्या प्रॉपर अमाउंट राइट ऑफ किया कि नहीं की, ये 2 चीजें करनी पड़ेगी। रिसीव इन्वेंट्री लॉस बाय फायर, ठीक है, ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, वेरीफाई करेंगे? हम फिजिकल इंस्पेक्ट करेंगे लोकेशन को, और वैल्यूअर वो वहाँ तो जल चुका है, वैल्यूअर बेचारा क्या करेगा आके? वहाँ पे देखा जाएगा क्या रीजनेबल क्वांटिटी पड़ी हुई थी जो कि नॉर्मली डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम्स पे इतनी मौजूद होती है। वरना ऐसा है कि इन्वेंट्री 10 मिलियन की जली है, वो बंदा कहता है यहाँ पे 50 मिलियन पड़ी हुई थी ताकि इंश्योरेंस वालों से क्लेम ज़्यादा हो, ठीक है। तो हमने ये आइडेंटिफाई असेस करना है क्या एप्रोप्रिएट अमाउंट ही राइट ऑफ की गई है इन्वेंट्री की, एक्साइज अमाउंट तो क्लेम नहीं की गई। और दूसरा जो बड़ा रिस्क है इसमें इंश्योरेंस कंपनी से रिसीवेबल का है। वेरीफाई करेंगे कि यहाँ पे इतनी अमाउंट, हाँ कैसे? स्टॉक काउंट से हमने स्टॉक काउंट किया होगा या पास्ट ईयर में किया होगा हमने, वहाँ पे देखेंगे कि इस गोदाम में कैपेसिटी कितनी है, पिछले साल में कितना स्टॉक काउंट था इस जगह पे। इवन सेम ईयर में क्लाइंट की जो स्टॉक रिपोर्ट्स होती हैं उनको एनालिसिस करेंगे, बिल्कुल इन्वेंट्री रिपोर्ट्स होती हैं, ठीक है। अगर क्लाइंट ने बैंक से लोन लिया हो तो उसने मंथली बेसिस पे रिपोर्ट्स प्रिपेयर करवा के सबमिट करवानी होती है अपने बैंकर को, उनसे हमें अंदाज़ा हो जाएगा।
जो रिसीवेबल फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी है, इसमें कोई रिस्क है क्या कि वर्चुअली सर्टन नहीं है? अच्छा, कब वर्चुअली सर्टन होता है? जब इंश्योरेंस कंपनी एडमिट कर ले अपनी लायबिलिटी। अगर इंश्योरेंस कंपनी लायबिलिटी एडमिट नहीं करती लेकिन कुछ एडवांस दे देती है कि सर जब तक क्लेम फाइनल नहीं होता ना आपका, आप ये कुछ एडवांस पकड़े और अपना काम चलाएं, लेकिन जो फाइनल एडजस्टमेंट होगी उसमें ऊंच नीच हुई तो फिर वो एडजस्ट करनी पड़ेगी आपको। बताइए इस सिचुएशन का करेक्ट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है भला? क्या ये रिसीवेबल फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी रिकॉर्ड करना चाहिए? नहीं, क्योंकि क्लेम अभी फाइनल नहीं हुआ, इंश्योरेंस कंपनी ने लायबिलिटी अपनी एडमिट नहीं की। इसको आप डिस्क्लोजर के तौर पे तो इंक्लूड कर सकते हैं, रिसीवेबल के तौर पे नहीं। और जो एडवांस आपको मिला है इंश्योरेंस वालों से, वो क्लेम एक्सेप्ट करने की वजह से नहीं मिला, वो तो इंटरम पेमेंट है एक तरह से, वो आपने लायबिलिटी के तौर पे रिकॉर्ड करने हैं। नहीं, एडवांस को डिस्क्लोजर में नहीं डालना, एडवांस को लायबिलिटी में डालना जो इंश्योरेंस वालों से मिला। जो हमने इंश्योरेंस वालों से रिसीव करना है ना, जो लॉस बाय फायर की वजह से हुआ क्लेम, वो कंटिंजेंट एसेट में आएगा। रिसीव्ड को लायबिलिटी इस वजह से बना रहे हैं कि रिसीव इस वजह से नहीं, क्लेम फाइनल होने की वजह से नहीं हुआ। बाज़ औक़ात ऐसा होता है, देखिए इंश्योरेंस क्लेम फाइल होने कंफर्म में टाइम लग जाता है। अगर उसमें 3-4 महीने में क्लेम फाइनल होना है तो कंपनी तो ये कहे कि सर हमें कुछ पैसे दीजिए, हम अपना काम तो चलाएं, हम आपका क्लेम के असेसमेंट फाइनल होने के चक्कर में बैठे तो नहीं रहेंगे हाथ पे हाथ रख के। तो इंश्योरेंस कंपनी वाले कुछ इंटरम पेमेंट रिलीज कर देते हैं। याद रखें, इंटरम पेमेंट के साथ वो ये बताते हैं अगर आपका क्लेम जेन्युइन हुआ ना तो जो मजीद अमाउंट बनेगी वो आपको हम प्रोवाइड कर देंगे, लेकिन अगर क्लेम पता चलता है कि जी उसमें आपका नुकसान इतना ज़्यादा नहीं हुआ था या ये अगर आपने खुद लगाई थी फॉर एग्जांपल, तो फिर ये सारे पैसे आपको वापस करना पड़ेंगे। वो एक तरह से एडवांस होता है, वो एक्सेप्टेंस ऑफ लायबिलिटी नहीं होती। बात समझ रहे हैं? अगर हो ही ना तो फिर जाहिर है इंश्योरेंस कंपनी वाले पैसे क्यों देंगे? वो पैसे नहीं देंगे, पैसे नहीं देंगे। सर मैनेजमेंट को बोले कि वो इवेंट्स और कंडीशंस देखे और असेस करे कि कोई मटेरियल अनसर्टेनिटी तो नहीं है और फिर वो भी डिस्क्लोज करेंगे फ्रेंड्स स्टेटमेंट्स। इस इशू की वजह से गोइंग कंसर्न अनसर्टेनिटी क्रिएट हो सकती है कि नहीं? याद रखिए, जब कभी कोई प्रोडक्ट फेल हो, कहीं पे आग लगे, आपने हमेशा ये देखना है कि जो प्रोडक्ट फेल हुई, जिस चीज़ को आग लगी, क्या वो सिंगल प्रोडक्ट थी या मैनी प्रोडक्ट में से एक प्रोडक्ट थी। अगर वो मैनी प्रोडक्ट्स में से एक प्रोडक्ट थी फिर गोइंग कंसर्न को नहीं हिलाना। हर प्रोडक्ट फेल होने पे, हर डेटर बैंकरप्ट होने पे, हर आग लगने पे गोइंग कंसर्न इशू अराइज नहीं होता। सिर्फ हाँ, क्वेश्चन में एग्जैक्टली मेंशन किया होगा। एक क्वेश्चन केस स्टडी में उसने कहा कि आपके 3 सप्लायर्स हैं, 3 सप्लायर, एक सप्लायर है वो किसी वजह से आपको सप्लाई नहीं दे पा रहा, खत्म हो गया उसका काम, गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया, क्या गोइंग कंसर्न इशू है? नहीं है। क्यों नहीं है? बाकी तो हैं। ठीक है। इवन अगर फर्ज कीजिए वो ये कहता है कि जी आपका, एक क्वेश्चन में उसने कहा आपका सिर्फ एक कस्टमर है, अपनी सारी प्रोडक्ट आप एक ही कस्टमर को सेल करते हैं। समटाइम ऐसा भी तो हो सकता है, जैसे वो टेलीफोन इंडस्ट्री ऑफ पाकिस्तान या CTI कंपनीज थी, अपने जितने भी सेट बनाते थे वो PTCL को सेल करते थे सिर्फ। ठीक है। तो अगर आप अपनी सारी प्रोडक्ट एक ही कस्टमर को सेल कर रहे हैं और कस्टमर के साथ एग्रीमेंट है आपका 2 साल का, 2 साल के बाद एग्रीमेंट खत्म हो जाए और कस्टमर ने आपको कह दिया कि सर 2 साल के बाद हम आप मजीद आपके साथ काम नहीं करेंगे, गोइंग कंसर्न इशू राइज होता है? नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि विद इन 12 मंथ्स नहीं, अभी ये 2 साल का मसला है। 2 साल बाद हमने गोइंग कंसर्न की असेसमेंट करनी होती है 12 मंथ्स क्राइटेरिया के ऊपर। ठीक है। इवन अगर विद इन 12 मंथ्स भी ये इशू होता ना तो गोइंग कंसर्न अनसर्टेनिटी, हम इवेंट्स या कंडीशन तो एग्जिस्ट कर रहा था, हम क्वेश्चन में ये लिखते अगर हमारा क्लाइंट अल्टरनेट कस्टमर ढूंढने में कामयाब हो जाता है तो फिर ये गोइंग कंसर्न अनसर्टेनिटी नहीं होगी। लेकिन अगर कोई अल्टरनेट कस्टमर नहीं ढूंढ पाता तो फिर ये गोइंग कंसर्न अनसर्टेनिटी होगी। याद है आपको हमने क्या बताया 570 में सीखा था कि इवेंट्स या कंडीशन के होने से
गोइंग कंसर्न अनसर्टेनिटी नहीं होगी। हाँ, मैनेजमेंट के साथ पास एप्रोप्रिएट अगर प्लान ऑफ एक्शन नहीं है, उस सूरत में मटेरियल अनसर्टेनिटी होगी। तो जब यहाँ इस तरह की सिचुएशन अराइज होती है ना, जिसमें डेटर बैंकरप्ट हो जाता है हमारा मेजर डेटर, उसमें भी हम गोइंग कंसर्न अनसर्टेनिटी डिस्कस करते हैं। जब वो कहता है जी एक ही प्रोडक्ट है या एक ही लेकिन इफ करके करते हैं कि अगर मैनेजमेंट के पास कोई अल्टरनेट प्लान ऑफ एक्शन नहीं है तो एम्फेसिस और मेटा पैराग्राफ इसमें ऐड हो जाएगा अगर 2 साल का भी हमारे पास टाइम है तो? देखिए वो हमारी जजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। एमसीक्यू तो मैटर पैराग्राफ को ऐड करना है कि नहीं करना हमारी जजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। आगे चलते हैं, न्यू प्रोडक्ट लॉन्च, ये हमने कर दिया। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ स्पेशलाइज्ड इन्वेंट्री, हाँ स्पेशलाइज्ड इन्वेंट्री इज कैंसल्ड, आर कस्टमर गोज बैंकरप्ट। क्या कह रहा है इसमें, क्या कह रहा है? क्या समटाइम ऐसा होता है कि कोई हमारा स्पेशल कस्टमर होता है जिसके कहने पे स्पेसिफिक इन्वेंट्री और बाकी दूसरे लोगों को इन्वेंट्री सेल नहीं करते? बिल्कुल सर। अगर ऐसा कस्टमर हमसे कोई इन्वेंट्री बना रहा हो और पता चले कि उसने किसी वजह से ऑर्डर कैंसिल कर दिया है या कस्टमर बैंकरप्ट हो गया, क्या रिस्क है? वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री आ गई जो उसने इन प्रोसेस के, और दूसरा वैल्यूएशन ऑफ डेटर भी तो है, डेटर भी बैंकरप्ट हुआ है ना, तो वैल्यूएशन ऑफ डेटर भी उसको भी तो चेक करना पड़ेगा। ठीक, फिर नेक्स्ट डिफेक्टिव गुड्स रिटर्न बैक, ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि वो एडजस्टिंग इवेंट होगा, उसकी एनआरवी भी इफेक्ट हो सकती है और सेल जो है उसको भी एडजस्ट करना पड़ सकता है हमें। सर ये डेटर कैसे, मतलब ठीक वो सेल हो गई होती तो, लेकिन वो अभी हमने सेल आउट नहीं ना की तो डेटर नहीं, क्वेश्चन इनका ये है कि सर वो डेटर को हमने इन्वेंट्री सेल तो नहीं की, हम तो उसके कहने पे अभी बना रहे थे। क्वेश्चन मेरा ये है कि क्या उसका ये पहला ऑर्डर होगा? पास में भी तो ऑर्डर देता रहा होगा, उसके साथ हमारी डीलिंग चलती रही होगी ना। ठीक है, फर्स्ट टाइम तो नहीं ऑर्डर होगा। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन में उसने कहा था कि आपका डेटर है, आप उसकी स्पेसिफिकेशन के मुताबिक गुड्स को मैन्युफैक्चर करते हैं, और गुड्स चूंकि गुड्स स्पेशल नेचर की हैं, उनको मैन्युफैक्चर करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी स्पेशल नेचर का आपने मंगवाया है। अब अगर वो बैंकरप्ट हो जाता है तो वैल्यूएशन ऑफ डेटर पे भी इफेक्ट आया, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री पे भी आया और वैल्यूएशन ऑफ प्लांट पे भी आया। तो आपने क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन को खास तौर पे गौर से देखना है। अभी आपको पढ़ने में ना बड़ा आसान लग रहा होगा, ये छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन, ये तो हमने पहले भी पढ़ी हुई है, क्योंकि आपको पता है कि आगे जो भी मसला आने वाला है ना उसका इफेक्ट वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री पे है। ठीक है, आप हवा में भी तीर चला रहे होंगे, वो तो निशाने पे लग रहे होंगे। जब ओपन क्वेश्चन आएगा ना, उसमें किसी इंफॉर्मेशन की वजह से रिस्क राइज हो रहा है, किसी की वजह से नहीं हो रहा, किसी इंफॉर्मेशन की वजह से रिस्क किसी और एरिया में, किसी, तब पता चलेगा आप कितने पानी में। अभी तो मैं भी सिर्फ एक्सप्लेन करके तो आप ओके कर रहे हैं तो मुझे समझ आ रहा है, ठीक है आगे चल रहे हैं। जब ये कंप्लीट हो जाएगा, हम परसों स्टार्ट करेंगे इसके 5 रुपए के क्वेश्चन। आज का लेक्चर लगेगा इस पे, कल का लेक्चर लगेगा, परसों मजा आएगा सही कि पता चलेगा आपको समझ आई कि नहीं रिस्क असेसमेंट के क्वेश्चन की, और साथ ही साथ मैं प्रोसीजर भी आपसे पूछूंगा। ठीक है जी, ये हमारे हो गए वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री के। अब एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वेंट्री की, लेकिन मेरा ख्याल है पहले ब्रेक कर लेते हैं 10 मिनट की। ठीक है, नमाज की ब्रेक के बाद फिर यहाँ से स्टार्ट करते हैं जी। वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री के बाद इन्वेंट्री में जो नेक्स्ट रिस्क है वो है एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वेंट्री। ये रिस्क इन सिचुएशन में अराइज होता है अगर क्वेश्चन में हमें बताए कि इन्वेंट्री इज हेल्ड एट वेरियस लोकेशन, क्लाइंट की इन्वेंट्री सेंट्रलाइज किसी एक लोकेशन पे नहीं है, बहुत सी लोकेशंस पे है, तो हमारे लिए एज ऑडिटर डिफरेंट लोकेशंस पे जो इन्वेंट्री होगी उसको बैलेंस शीट डेट पे एक ही दिन में उसकी एग्जिस्टेंस और कंप्लीटनेस को वेरीफाई करना मुश्किल होगा। तो इसके लिए आप क्या प्रोसीजर परफॉर्म कर सकते हैं? अगर भी फिजिकल वेरिफिकेशन तो नॉर्मली भी हम करते हैं ना, यहाँ पे इशू ये है कि इन्वेंट्री वेरियस लोकेशन पे है, क्या करें? आपका रिस्क ये है कि क्लाइंट ने कहा जी मेरे पास 50 लोकेशंस पे इन्वेंट्री मौजूद है, कितनी टीम आप चलें? एक तो ये हो गया कि आप साइमल्टेनियसली डिफरेंट लोकेशंस पे फिजिकल स्टॉक टेकिंग स्टार्ट करें, सैंपल बेस पे करेंगे लेकिन साइमल्टेनियसली एक ही दफ़ा, ताकि क्लाइंट ऐसा ना हो कि अगर आप एक 2-2 दिन के इंटरवल के साथ डिफरेंट लोकेशन पे स्टॉक आउट प्लान कर रहे हैं तो क्लाइंट इन्वेंट्री को मूव करता रहे उन दिनों में। साइमल्टेनियस स्टॉक आउट और
क्या क्लाइंट को स्टॉक अकाउंट से पहले बताना चाहिए कि हम किस लोकेशन पे स्टॉक अकाउंट करने जा रहे हैं? नहीं, सरप्राइज स्टॉक अकाउंट करना चाहिए। करेक्ट। अच्छा, नेक्स्ट, इन्वेंट्री इज हेल्ड विद थर्ड पार्टी। क्या ऐसा पॉसिबल है कि इन्वेंट्री थर्ड पार्टी के पास हो? अच्छा, आपने इस तरह की काउंटिंग में कोई टर्म सुनी है फ्रेज के इन्वेंट्री ऑन सेल ऑन अप्रूवल बेसिस, या सेल ऑन कंसाइनमेंट बेसिस, या सेल ऑन रिटर्न बेसिस? ये क्या सेल कंसेप्ट है? सेल किसी चीज़ इन्वेंट्री कहीं पे रखवा दें, इन्वेंट्री कहीं पे रखवा दी, अगर बिकेंगी तो आप हमें पैसे दे दीजिएगा, वरना इन्वेंट्री वापस कर दीजिएगा। अगर क्लाइंट की इन्वेंट्री किसी थर्ड पार्टी के पास है, इसी तरह कंसाइनमेंट बेसिस पे है, या कोई थर्ड पार्टी का वेयर हाउस है जिसमें ये सर्विसेज प्रोवाइड करता है कि जी कोई भी अपनी इन्वेंट्री रखवाना चाहे रखवा सकता है, और हमारे क्लाइंट ने उस वेयर हाउस में अपनी इन्वेंट्री रखवाई है, एज ऑडिटर क्या हमें उस इन्वेंट्री को वेरीफाई करना चाहिए? ठीक है, कुछ इन्वेंट्री हमारे क्लाइंट की प्रेमिसेस में होगी, उसको तो हमने स्टॉक टेकिंग के जरिए से कर लिया। ये जो इन्वेंट्री थर्ड पार्टी के पास है, इसको कैसे वेरीफाई कर सकते हैं? कंफर्मेशन। करेक्ट। और क्या खुद जाके फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं कर सकते? शाबाश। क्या किसी कंपोनेंट ऑडिटर को, लोकल ऑडिटर को एंगेज करके नहीं कह सकते कि चेक करके हमें रिपोर्ट दो? बिल्कुल ठीक है। अच्छा, फर्ज कीजिए एक केस स्टडी में उसने कहा कि आपने कंफर्मेशन लेटर सेंड किया, इसका जवाब ही आया, वेयर हाउस वाले मालिक ने कहा कि सर हम बहुत से दूसरे लोगों का भी स्टॉक अपने पास रखते हैं, अनफॉर्चुनेटली वो स्टॉक मिक्स हो चुका है और अब हम सेग्रीगेट नहीं कर सकते कि आपके क्लाइंट का स्टॉक कौन सा है। हमारी रिपोर्ट पे क्या इम्पैक्ट आएगा? हाँ, स्कोप लिमिटेशन। हम उसके बारे में जो स्टॉक थर्ड पार्टी के पास क्लाइंट ने शो करवाया हुआ है उसके बारे में एविडेंस हासिल नहीं कर सकते। सर शीट्स तो बड़ी होंगी हमारे वहाँ से, जी, शीट्स पड़ी होंगी ना, इन्वेंट्री शीट्स। इन्वेंट्री की शीट्स पड़ी हुई है, लेकिन क्या आप ये वेरीफाई कर सकते हैं जाके ये कौन सी इन्वेंट्री है? उसकी एक्यूरेसी कैसे चेक करेंगे? यहाँ पे अल्टरनेटिव प्रोसीजर वाली ऑप्शन है। अगर अल्टरनेटिव प्रोसीजर से आपको एविडेंस मिल जाता है, अगर अल्टरनेटिव प्रोसीजर से एविडेंस मिल जाता है, ISA 705 में पढ़ा था, फिर स्कोप लिमिटेशन नहीं होगी। लेकिन अगर अल्टरनेटिव प्रोसीजर से एविडेंस नहीं मिलता तो हमारा स्कोप लिमिटेशन का केस होगा। तो क्लियर हो गया? ये इन्वेंट्रीज हेल्ड बाय थर्ड, ये मैंने इसलिए डिटेल में डिस्कस किया, ये ISA 501 में स्पेसिफिकली इसको डिस्कस किया डिटेल में, जो हम पढ़ेंगे। डेटर के एरिया में रिस्क क्या हो सकते हैं? अगर जिस तरह इन्वेंट्री में कहा था उसने, पिछले साल की निस्बत इस साल इन्वेंट्री इंक्रीज हो गई, अगर कहता है पिछले साल की निस्बत इस साल डेटर इंक्रीज हो गए, अब बैलेंस शीट देख के हमें नजर आ रहा है कि डेटर्स की अमाउंट पिछले साल कम थी, इस साल ज्यादा है, तो इसका क्या मतलब है? इस साल हमने ज्यादा सेल की है, ये मतलब है। इसका मतलब यह है कि डेटर से कलेक्शन नहीं हो रही, आपको वैल्यूएशन ऑफ डेटर का रिस्क है। अच्छा, इसमें इंक्रीज इन डेटर कहे या इंक्रीज इन डेटर टर्नओवर रेशियो एक ही बात है। टर्नओवर रेशियो आपने अकाउंटिंग में कैलकुलेट करना सीखी थी, ठीक है? डेटर डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाई 3। सम टाइम अगर आपसे याद रखे क्वेश्चन में उसने इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट दी है ना, आपने डेटर्स का पिछले साल और इस साल का डायरेक्ट कंपैरिजन कर देना है, टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, बिला वजह की कम्प्लेक्स कैलकुलेशन में चले जाएंगे आप। हाँ, अगर वो खुद से हमें डेटर टर्नओवर रेशियो देता है, हमें उसको इंटरप्रेट करना आना चाहिए। अगर वो कहता है पिछले साल डेटर टर्नओवर रेशियो 30 डेज थी, इस साल डेटर टर्नओवर रेशियो 50 डेज हो गई है, इसका मतलब क्या है? पिछले साल डेटर से पैसे 30 दिन में रिकवर है, साल 50 दिन में मुश्किल हो रही है रिकवरी करने में, डाउटफुल डेट्स है, प्रोविजन फॉर बैड डेट एस्टिमेट करना पड़ेगी, ठीक है? तो हम खुद से अगर हमें बैलेंस शीट दे, हमने कैलकुलेशन में नहीं जाना बिला वजह की, कैलकुलेशन के बाद भी रिजल्ट सेम रहेगा, जो हमारा डायरेक्ट डेटर्स की अमाउंट को कंपेयर करके रिजल्ट होगा कि डेटर्स में वैल्यूएशन का रिस्क है। अच्छा, क्या प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे इंश्योर करने के लिए कि एप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ प्रोविजनिंग रिक्वायर्ड है? एजिंग ऑफ डेटर और कंफर्मेशन से क्या ये कंफर्म वैल्यूएशन कंफर्म होती है? कंफर्मेशन से एग्जिस्टेंस कंफर्म होती है, डाटा एग्जिस्ट करता है कि नहीं? डेटर बैलेंस, लेकिन वो कितने पे कर पाएगा? डेटर कितने पैसे पे कर पाएगा,
ये कंफर्मेशन से तो नहीं पता चलेगा, ये तो आपको उसकी फाइनेंशियल पोजीशन वैल्यूएट करने से पता चलेगा। यहाँ पे हम वैल्यूएशन को कंफर्म कर रहे हैं, एग्जिस्टेंस को नहीं। एग्जिस्टेंस का मतलब है मैं आपसे ये पूछूं, हाँ भाई आपने क्या हमारे 10 लाख देने हैं, आपके देने हैं, ये है एग्जिस्टेंस। तो मैं इनसे पूछता हूँ कितने दे पाएंगे, ये कहे सर हमें खुद नहीं पता, हमारे माली हालात आजकल ख़राब है। ठीक, ये है वैल्यूएशन। हम यहाँ पे वैल्यूएशन ऑफ डेटर कंफर्म कर रहे हैं। वैल्यूएशन के लिए कंफर्मेशन ने एग्जिस्टेंस बताती है, वैल्यूएशन नहीं। वैल्यूएशन से हम कंफर्म होगा कस्टमर की फाइनेंशियल पोजीशन से, ईयर एंड के बाद उससे कलेक्शन कितनी रिसीव हुई उससे, कहीं ईयर एंड के बाद वो बैंकक्रप्ट तो नहीं हो गया, लिक्विडेटर पॉइंट तो नहीं किया गया, इससे हमारी वैल्यूएशन ऑफ डेटर कंफर्म होगी। और अगर किसी डेटर से डिस्प्यूट है, क्या कोई रिस्क राइज होता है? क्या पूरे पैसे नहीं मिलेंगे? क्वेश्चन में उसने कहा जी डेटर्स के साथ आपका डिस्प्यूट चल रहा है कि इनवाइस के ऊपर, बड़ी मेजर अमाउंट, मटेरियल अमाउंट है, क्या प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे वैल्यूएशन को कंफर्म करने के लिए? कंफर्मेशन से क्या पूछेंगे? पहले डिस्प्यूट है, वो हमें जवाब देगा। बताइए। सब्सिक्वेंट पेमेंट कोई रिसीव हुई है वो देख सकते हैं, करेक्ट। और हाँ, अगर डिस्प्यूट लिटिगेशन में है तो लॉयर से ओपिनियन ले लेंगे। क्या हमें खुद से एक कॉन्ट्रैक्ट पढ़ना चाहिए जिसकी इनवाइस डिस्प्यूटेड है? बिल्कुल, उस कॉन्ट्रैक्ट को रीड कर सकते हैं, लॉयर से ओपिनियन लेंगे। ठीक है, ईयर एंड के बाद देखेंगे कलेक्शन कोई हुई है कि नहीं, कोई सेटलमेंट की डिस्कशन चल रही होगी पार्टीज की, वो किसी नतीजे पे पहुंचे हैं कि नहीं। तो इसमें वो मिनट्स ऑफ मीटिंग्स भी रेलेवेंट होंगे कोर्ट के डिस्प्यूट विद डेटर। मिनट्स ऑफ मीटिंग किस में क्या देख सकते हैं हम? सर जो डिस्प्यूट चल रहा है डेटर्स के साथ, वो सेटलमेंट की डिस्कशन जो है वो डायरेक्टर्स कर डायरेक्टर पढ़ सकते हैं मिनट्स ऑफ द मीटिंग इस डिस्प्यूट के हवाले से कि डायरेक्टर्स का क्या इंटेंशन है, किस तरीके से सेटल करेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर डेटर्स जो है वो उसको कोई डिस्काउंट देने को तैयार हैं तो इसका मतलब है वो हमें फिर राइट ऑफ करना पड़ेगा उतना बैलेंस। ठीक है, पढ़ सकते हैं। ऊपर वाले पॉइंट में अगर डेटर्स इंक्रीज हो रहे हैं लेकिन जो इंक्रीज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है जो सेल्स के साथ, तो फिर तो वो वाला रिस्क जो आपको होता है वो वैलिड नहीं होगा। दोबारा बोलिएगा। सर जो आप कह रहे थे ना कि अगर इंफॉर्मेशन दी गई हमें क्वेश्चन में दोनों सालों के डेटर्स एक साल अगले साल में इंक्रीज हो रहे हैं लेकिन साथ साथ सेल्स इंक्रीज हो रही है, तो फिर तो हम वो नहीं लिखेंगे। अच्छा देखें, आपने जब रिस्क असेसमेंट करनी है ना, अगर उसने इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट दोनों दिए हों, आपने स्टार्ट करना है इनकम स्टेटमेंट से, इनकम स्टेटमेंट से बैलेंस शीट की तरफ आना है। और जिस रिस्क के ऊपर आप एक दफ़ा रिस्क असेसमेंट कर चुके हैं दोबारा नीचे नहीं करनी। यानी जब आप डेटर्स में जाएंगे तो आपने डेटर्स की सिर्फ रिस्क असेसमेंट करनी है, डेटर्स की बेस पे सेल्स की रिस्क असेसमेंट नहीं करनी, क्योंकि सेल्स की रिस्क असेसमेंट आप ऑलरेडी कर चुके होंगे। ठीक है, ये चीज़ें, ये और इस तरह से कुछ और टिप्स हैं वो जब हम केस स्टडी डिस्कस कर रहे होंगे मैं तब आपके साथ शेयर करूँगा। अच्छा, फिर है वैल्यूएशन ऑफ फॉरेन करेंसी रिसीवेबल। यहाँ पे लॉस मेकिंग, मेरा हाल है ये इन्होंने भाई ने गलत लिख दिया है, ये प्रोविजन में आएगा लॉस मेकिंग, या ये ओनरस कॉन्ट्रैक्ट्स के प्रोविजन में आता है। वैल्यूएशन ऑफ फॉरेन करेंसी रिसीवेबल का कंसेप्ट क्या है? अगर क्वेश्चन में उसने कहा है कि आपका क्लाइंट इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है, इसका मतलब फॉरेन करेंसी की ट्रांजैक्शंस होंगी। फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन में क्या रिस्क होता है? ट्रांसलेशन का, कि आपने अप्रोप्रिएट रेट्स के ऊपर लोकल करेंसी में ट्रांसलेट किया कि नहीं किया। अच्छा, ट्रांसलेट करने के लिए एक तो आपने फर्ज कीजिए क्रेडिट सेल की, अगर क्रेडिट सेल की, आज के दिन आपने $100 की क्रेडिट सेल की, आपने उसको आज के रेट पे कन्वर्ट कर दिया, चले ये रिस्क नहीं है, ये तो ठीक किया। रिस्क क्या है? ईयर एंड पे जो रिसीवेबल पेएबल है उसको आपने ईयर एंड के रेट पे अपडेट किया कि नहीं। और इससे भी बड़ा रिस्क कि ईयर एंड पे अपडेट करने से जो एक्सचेंज प्रॉफिट या लॉस आया उसको आपने कैसे रिकॉर्ड किया? बताइए, वो कैसे रिकॉर्ड होना चाहिए? क्या वो अगर हमने एसेट खरीदा है और पेएबल है, अब फॉरेन करेंसी गेन या लॉस आया पेएबल के ऊपर, क्या हमें वो एसेट की अमाउंट में एडजस्ट करना चाहिए, कैरिंग अमाउंट में, या सेपरेट प्रॉफिट एंड लॉस के तौर पे रिकॉर्ड होना चाहिए? सेपरेट प्रॉफिट एंड लॉस। तो ये हमने इंश्योर करना है फॉरेन करेंसी जो भी रिसीवेबल पेएबल होगा ईयर एंड पे अपडेट हुआ हो
क्लोजिंग रेट के ऊपर, और जो गेन या लॉस है वो अप्रोप्रिएटली एडजस्ट हुआ। और फॉरेन अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट है तो मोस्ट प्रोबेबली कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो ईयर एंड पे इन ट्रांजिट है, क्योंकि आपको पता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट में वो महीना 1.5-2 महीने लग जाते हैं समटाइम्स। तो हम ये देखेंगे कि क्या इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो इन ट्रांजिट है उनमें रिस्क एंड रिवार्ड ट्रांसफ़र हुए कि नहीं। रिस्क एंड रिवार्ड ट्रांसफ़र हुए हैं तो अकॉर्डिंगली वो क्लासीफाई होने चाहिए, हमारी बैलेंस शीट में आने चाहिए या नहीं आने चाहिए इन्वेंट्री। सर यहाँ पे ये भी तो हो सकता है कि पास औक़ात रिस्क एंड रिवार्ड ट्रांसफर होते हैं बिल ऑफ लेडिंग पे, और वो पहले ही इसको रिकॉर्ड करना है। हाँ, अगर रिस्क एंड रिवार्ड बिल ऑफ लेडिंग पे ट्रांसफ़र हो रहे हैं, वो FOB FOR बेसिस जो होते हैं, बिल ऑफ लेडिंग पे ट्रांसफ़र हो रहे हैं, तो अगर हमने उसको डिस्पैच कर दिया तो फिर इसका मतलब है फिर वो हमारी बैलेंस शीट से निकल गई। अब हमने रिसीवेबल रिकॉर्ड करना है, वो क्लाइंट की बैलेंस शीट में आएगी। लेकिन क्वेश्चन में हमें ये नहीं बताएगा बेसिस क्या है, क्वेश्चन में हमें इतना बताएगा कि इन ट्रांजिट है, और हमसे एक्सपेक्ट करेगा कि हम ये डिस्कशन करें कि इसके रिस्क एंड रिवार्ड्स अगर ट्रांसफ़र हो चुके हैं तो फिर ये हमारे स्टॉक में नहीं आएगा। अगर रिस्क एंड रिवार्ड सेल, अगर हम सेल करने वाले हैं, डिस्पैच करने वाले हैं, और अगर रिस्क एंड रिवार्ड ट्रांसफ़र नहीं हुए तो ये हमारे स्टॉक में शामिल होगा और डेटर में शामिल नहीं होगा, या क्योंकि या तो आप सेल रिकॉर्ड करेंगे या आप उसे अपने स्टॉक में ऐड करें। नेक्स्ट हमारा है फिक्स एसेट्स, और फिक्स एसेट में जो सबसे बड़े 2 रिस्क हैं, बल्कि इसमें 3 सारे रिस्क हैं। पहले रीवैल्यूएशन ऑफ फिक्स एसेट्स। क्वेश्चन में अगर ये कहता है कि क्लाइंट ने रीवैल्यूएशन मॉडल अडॉप्ट किया, तो इसका मतलब फिक्स एसेट्स को रीवैल्यूड अमाउंट में शो होना चाहिए। हमारे लिए रिस्क क्या है, सारी क्लास को किया है कि नहीं। एक जैसे अभी वो क्वेश्चन में था, उसमें 3 आउट ऑफ 8 प्रॉपर्टी को रीवैल्यू, और कि हाँ जी वैल्यूएशन जो है करेक्ट की गई है कि नहीं। प्रोसीजर क्या परफॉर्म करेंगे इंश्योर करने के लिए कि करेक्ट वैल्यूएशन पे शो हो रहे हैं एसेट। वैल्यूअर की रिपोर्ट, क्या उस वैल्यूअर को वैल्यूएट करेंगे, उसकी कंप्यूटेंस कैपेबिलिटी को, ऑब्जेक्टिविटी को, ठीक है, कहीं वो क्लाइंट के साथ रिलेटेड तो नहीं। वो याद हमने केस स्टडी की थी जिसमें कहा था वैल्यूअर जो है वो क्लाइंट के साथ काफ़ी सालों से वैल्यूएशन करता रहा है, तो हमने कमेंट किया था इससे उसकी ऑब्जेक्टिविटी, उसकी इंडिपेंडेंस डाउट क्रिएट करते हैं। वैल्यूअर को वैल्यूएट करेंगे, उसकी रिपोर्ट को वैल्यूएट करेंगे, उसमें assumptions वगैरह रीजनेबल ली गई है कि नहीं, और देखेंगे जो डिस्क्लोजर और अकाउंटिंग है वो रिपोर्ट में स्टेटेड अमाउंट्स के मुताबिक है कि नहीं। ये हमारे रीवैल्यूएशन के प्रोसीजर, बेसिक प्रोसीजर बता रहा हूँ, बाकी ज़ाहिर है लिखे होंगे, आप रीड कर लीजिएगा। इम्पेयरमेंट ऑफ मशीनरी, किस किस इंफॉर्मेशन से आपको पता चल सकता है कि मशीनरी इम्पेयर्ड हो गई है। डिक्रीज इन सेल्स, ये हमने पढ़ लिया उधर, इन्वेंट्री का इफेक्ट आ रहा है, इनडायरेक्ट इफेक्ट। फॉल्ट इन प्रोडक्शन प्रोसेस, अगर इन्वेंट्री ऑब्सोल्यूट हुई किस वजह से, प्रोडक्शन प्रोसेस प्लांट फॉल्ट, मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट की वजह से, तो फिर तो इन्वेंट्री भी ऑब्सोल्यूट हुई है और साथ ही साथ मशीनरी भी ऑब्सोल्यूट हुई है। एक क्वेश्चन में उसने कहा कि पिछले साल की निस्बत इस साल स्क्रैप सेल्स ज्यादा है, क्या रिस्क है, स्क्रैप सेल ओवर स्टडीड का नहीं, ये रिस्क नहीं, क्या रिस्क है, स्क्रैप किस वजह से, क्योंकि आपका जो प्लांट है वो प्रॉपर मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहा, अब वो आपका माल ज़्यादा डिफेक्टिव करना शुरू हो गया, नुकसान का बायस बन रहा है। तो इसमें क्या नज़र आता है कि इंडिकेशन है इम्पेयरमेंट ऑफ प्लांट की, ठीक है। वेस्टेज ऑफ इन्वेंट्री ड्यूरिंग प्रोडक्शन प्रोसेस, ये बता दिया। डिस्ट्रॉयड, आग लग गई, जैसे वो क्वेश्चन था रिपोर्ट वाला भी किया था, 30% आग लगी और 30% प्रोडक्टिव कैपेसिटी कम हो गई, किया था ना, केस स्टडी में था ना, किसी केस स्टडी में एक नहीं था, तो उसमें हमने इम्पेयरमेंट टेस्टिंग की बात की थी ना, रिस्क की बात क्यों नहीं की थी, उसमें तो हमने इम्पैक्ट ऑन रिपोर्ट बताया था, हाँ पूछा ही नहीं था, पूछा उसने इम्पैक्ट ऑन रिपोर्ट था, हमने रिपोर्ट के पॉइंट, अगर वो सिमिलर सिचुएशन के साथ कहता ऑडिट रिस्क आइडेंटिफाई करो, हम इम्पेयरमेंट का रिस्क बताते और इम्पेयरमेंट के प्रोसीजर बताते, उस सूरत में इम्पैक्ट ऑन रिपोर्ट ना बताते। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि सेम सिचुएशन डिफरेंट टॉपिक्स में टेस्ट करे, बिल्कुल पॉसिबल है, वो करता भी है, बहुत सी एग्जाम्पल ऐसे।
अंडर यूटिलाइज फिक्स एसेट्स, फिक्स एसेट्स 30% 40% कैपेसिटी पे। ये कोरोना की वजह से कैपेसिटी जो है वो रिड्यूस हो गई, 20% 30% पे आ गई कैपेसिटी। एज ऑडिटर इंडिकेशन है इम्पेयरमेंट की। क्यों? बाद में हो सकता है साल 2 साल 3 साल के बाद दोबारा 100% कैपेसिटी पे पहुंच जाए, लेकिन उसकी लाइफ तो एक्सटेंड नहीं होगी ना, लाइफ तो उसकी फिजिकल लाइफ तो नहीं रहेगी, तो स्टिल इम्पेयरमेंट का चांस है। इसका मतलब है कोरोना, जो हमारे क्लाइंट्स कोरोना से अफेक्टेड हैं उनकी इन्वेंट्री भी ऑब्सोलीट होने का रिस्क है, फिक्स एसेट भी इम्पेयर्ड होने का रिस्क है। सर यहाँ पे ये हो सकता है अगर रॉ मटेरियल कोई रेयर हो और सप्लायर ना मिले हमें या देना बंद कर दे सप्लाई, तो यहाँ पे भी आपकी रॉ मटेरियल रेयर है, सप्लायर नहीं मिल रहा, ठीक है। हमारा क्लाइंट है, उसका रॉ मटेरियल आता था जापान से, ठीक है, वो पेंट शेड बनाते थे जापान से। तो अगर जापान वाले कैंसिल कर दें ऑर्डर, तो फिर उसमें इंडिकेशन है कि अगर आपका कोई रेयर प्रोडक्ट है तो आपका गोइंग कंसर्न का इशू आ सकता है, वो गोइंग कंसर्न का इशू आएगा। उसमें इम्पेयरमेंट ऑफ मशीनरी भी आ सकती है, क्योंकि अगर मशीनरी किसी और पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं की जा सकती, ठीक है, तो फिर आ सकते हैं। हाँ जी जी, रिडक्शन इन प्रोडक्शन आ सकता है, मेरे ख्याल में आ सकता है कि प्रोडक्शन को रिड्यूस, अगर आप अंडर यूटिलाइज्ड एसेट्स को यूज़ करें। यहाँ पे अंडर यूटिलाइज का मतलब यही है कि आपकी प्रोडक्शन जो है वो कम होगी, क्योंकि प्रोडक्शन कम होने का मतलब है प्रॉफिटेबिलिटी कम हो गई, ठीक है। उससे इम्पेयरमेंट टेस्टिंग ड्यू हो जाती है कि आपने इम्पेयरमेंट कंफर्म नहीं होता। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि एसेट जल के भी अपनी कास्ट पूरी करने के काबिल होता है, ठीक है, तो इम्पेयरमेंट टेस्टिंग ड्यू है, कंफर्म नहीं होगा कि वाकई इम्पेयर्ड हो गया। नेक्स्ट है, अच्छा, एडिशन टू फिक्स एसेट्स। ये बताइए क्वेश्चन में अगर कहे ड्यूरिंग द ईयर मेजर फिक्स एसेट परचेज किए गए हैं, क्या सिमिलर सिचुएशन सिग्निफिकेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर किए गए, ये तो परचेज किए ना, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर किए, दोनों में रिस्क सेम है क्या? मिस क्लासिफिकेशन किसकी? कैपिटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की। क्या प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे? फिजिकल वेरिफिकेशन करेक्ट, फिजिकल वेरिफिकेशन करेक्ट, और डॉक्यूमेंट इंस्पेक्ट कर सकते हैं किसके? अच्छा, पहले मुझे परचेज के बता दीजिए। पहले परचेज में जो एसेट परचेज किया उनकी फिजिकल वेरिफिकेशन करेक्ट, और परचेज डॉक्यूमेंट्स इंस्पेक्ट करेंगे करेक्ट, ओनरशिप वगैरह के लिए, ठीक है। और मिसक्लासिफिकेशन का रिस्क कैसे एड्रेस करेंगे? एक्सपेंसेस की डिटेल लेके उनकी नेचर को वैल्यूएट करेंगे कि क्या वो कैपिटल एक्सपेंडिचर की नेचर है, करेक्ट। और अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर सिग्निफिकेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग द ईयर इनकर किए गए, कैपिटलाइज किए हैं, इनमें से भी सिमिलर सैंपल सेलेक्ट करेंगे, कॉस्ट का सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट देखेंगे, ये चेक करने के लिए कि एक्सपेंस वाकई अकर हुआ कि नहीं, और फिर उसकी नेचर देखेंगे। एक्सपेंसेस को सेलेक्ट करके ये देखना सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है कि नहीं, ये क्या हमें बता रहा है अकरेंस के बारे में, कि जेन्युइन एक्सपेंस है कि नहीं, और उसकी नेचर को देखना, ये हमें क्या बता रहा है कि एक्सपेंस जेन्युइन है लेकिन प्रॉपरली क्लासिफाइड है कि नहीं। क्या यहाँ पे अप्रूवल की बात कर सकते हैं? क्या हमें अप्रूवल देखनी चाहिए? क्या कैपिटल एक्सपेंडिचर से पहले अप्रूवल ली जाती है डायरेक्टर्स की? बिल्कुल, वो आपने कंपनी लॉ में भी पढ़ा होगा, कुछ स्पेसिफाइड अमाउंट से ज़्यादा की अगर डिस्पोज करना हो या बाय करना हो, डायरेक्टर्स की अप्रूवल की ज़रूरत होती है। और यहाँ मुझे कंपनी लॉ से याद आ गया, क्या हमारे सिलेबस में कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस है? वैसे तो ऑफिशियली ये लॉ के पेपर में है, लॉ के पेपर है, कॉर्पोरेट लॉज में है ना कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। जिस तरह ऑडिट का पेपर देने के लिए हमें अकाउंटिंग के कुछ कंसेप्ट्स का पता होना चाहिए, ऐसे है ना, ये मैंने आपको पहले दिन बता दिया ना। ऑडिट का पेपर देने, पढ़ने के लिए नहीं, लेकिन पेपर देने के लिए CFAB 1 आपका पढ़ा होना ज़रूरी है, काउंटिंग पढ़ी होनी, ये बात मैंने बताई हुई है आपको। उसी तरह कॉर्पोरेट लॉज के भी कुछ कंसेप्ट होना ज़रूरी, लेकिन कॉर्पोरेट लॉ का पढ़ा होना ज़रूरी नहीं है, कुछ कंसेप्ट होना ज़रूरी है। पढ़ा हुआ तो बहुत अच्छी बात है, जैसे कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, रिस्क असेसमेंट में सम टाइम वो कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस की चीज़ें पूछ सकता है, और वैसे भी उसके अलावा भी, ठीक है। जैसे क्लोजली हेल्ड एंटिटी है, उसमें वो गवर्नेंस स्ट्रक्चर के वीक होने की बात करता है,
वो आगे चल के हम पढ़ेंगे, तो ये ज़हन में रखिएगा, लिख लें। कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस के नोट्स भी मैंने आपको देने हैं, अगर मैं भूल जाऊं तो मुझे याद करवा दीजिएगा। चलिए, एडिशन टू फिक्स एसेट्स हो गया, इंपेयरमेंट हो गया। डिस्क्लोजर एज नॉन करंट एसेट्स हेल्ड फॉर सेल, क्लोजर ऑफ फैक्ट्री, फैक्ट्री क्लोज होना, ये भी आई कि आपने 2-3 दफा पूछा हुआ है। रिस्क, पहला क्वेश्चन मेरा, फैक्ट्री क्लोज होने से गोइंग कंसर्न इश्यू राइज होता है? डिपेंड करता है फैक्ट्रीज की तादाद कितनी है। 3 फैक्ट्रीज हैं, उनमें से एक लॉस मेकिंग थी, उसको बंद करने का फैसला किया, गोइंग कंसर्न का इश्यू राइज नहीं होता। फिर कौन सा इश्यू राइज होता है? 2, एक ये प्रोविजन फॉर रिस्ट्रिक्शन पढ़ा हुआ आपने कहीं? कहाँ पढ़ा है? IAS 37 क्या कहता है वो, कि जब फैसला कर लें कि हमने फैक्ट्री बंद करनी है, ठीक है, तो उसकी प्रोविजन रिकॉर्ड करनी चाहिए। अगर पब्लिक अनाउंसमेंट कर दी हुई है तो प्रोविजन रिकॉर्ड करनी चाहिए। अच्छा, जब हम एक फैक्ट्री क्लोज करेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के कौन कौन से एरियाज इफेक्ट होंगे? फिक्स एसेट्स और दूसरा प्रोविजंस। फिक्स एसेट्स किस लिए इफेक्ट होंगे? क्लासिफिकेशन क्यों चेंज होगी? वो फिक्स एसेट नहीं रहेंगे, हेल्ड फॉर सेल बन जाएंगे। शाबाश। और प्रोविजन किस वजह से चेंज होगी? इसको जॉब से निकालना है, कुछ कंपनसेशन वगैरह देनी है। एम्प्लॉइज की प्रोविजन मैं आज डिस्कस नहीं कर रहा, ठीक है, वो कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज मैं डिस्कस कर रहा हूँ नॉन करंट एसेट्स हेल्ड फॉर सेल। अगर फैक्ट्री क्लोज करने का फैसला हो गया और कुछ एसेट्स को हमने हेल्ड फॉर सेल क्लासीफाई कर दिया, अब आपको याद होगा कि ऐसे एसेट्स का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है। अच्छा, मुझे ओके कर, मेरी काउंटिंग इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, आप ओके करते हैं, अगर गलत हो तो बता दीजिएगा। पहली चीज़, हमने इन नॉन करंट एसेट्स हेल्ड फॉर सेल जो है ना, जो फैक्ट्री बंद हुई है, इसके एसेट्स को नॉन करंट की कैटेगरी से निकाल के करंट में लाना है। दूसरी चीज़, डेप्रिसिएशन मजीद चार्ज नहीं करनी। तीसरी चीज़, इनकी फेयर वैल्यू पे इनको मेजर करना है, कॉस्ट पे नहीं, अब फेयर वैल्यू पे आएंगे। और चौथी चीज़ थी कि डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन का डिस्क्लोजर देना इनकम स्टेटमेंट, वो डिस्क्लोजर आता है, उसके रिजल्ट अलग सेपरेट लाइन आइटम। ये इसी तरह होता है ना। ये सारी चीज़ें हमने प्रोसीजर्स में लिखनी है कि हम ये इंश्योर करेंगे। एक प्रोसीजर मजीद लिखेंगे, वो तो फेयर वैल्यू, जब हमने कह दिया कि फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे तो इंपेयरमेंट में आ गया। फेयर वैल्यू सही है कि नहीं? वैल्यूअर, इंपेयरमेंट में भी वैल्यूअर यूज हो रहा है, रीवैल्यूएशन में भी वैल्यूअर यूज हो रहा है, और यहाँ पे भी चूंकि फेयर वैल्यू की बात कर रहे हैं तो एसेट की फेयर वैल्यू क्या है ये आपको पता है, वैल्यूअर ही बताता है, ठीक है। अच्छा, मैंने आपको एक अजीब बात, मैं सिर्फ लिंक कर रहा हूं, आपको मैंने कहा कि रिस्क असेसमेंट के अच्छी तैयारी करने के लिए अगर तो सिर्फ पास पेपर्स की हद तक रहना है ना, कि जितने पास पेपर में कंसेप्ट टेस्ट हो रहे हैं और चंद एक मज़ीद कंसेप्ट तैयार करने हैं, तो फिर नोट्स काफ़ी हैं। अगर आपने पास पेपर से ऊपर होकर तैयारी करनी है कि आई कैप अगर इधर उधर से भी क्वेश्चन उठाए आप अटैम्प्ट करने के काबिल हों, उसके लिए क्या बताया आपको लेक्चर के शुरू में? पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की साइट पे जाके रिपोर्ट डाउनलोड करके कौन सा सेक्शन लाजमी पढ़ना है। एक तो ओपिनियन वगैरह तो हो गए ना, ओपिनियन वगैरह तो रिपोर्ट वाले की तैयारी के लिए। अच्छा, अजीब बात भी आपको लगी, तैयारी करवा रहा हूँ आपको रिस्क असेसमेंट की और पढ़ने को कह रहा हूँ की ऑडिट मैटर। प्रोसीजर सेम है, प्रोसीजर सेम है। यहाँ पे फेयर वैल्यू की बात हो रही है और की ऑडिट मैटर में जाके हम पढ़ेंगे क्लाइंट का कोई भी एसेट अगर उसकी वैल्यूएशन में एक्सपर्ट को यूज किया गया है ना, उस पे की ऑडिट मैटर आता है। तो इसका मतलब है जब कभी हम एक्सपर्ट यूज करेंगे वो एरिया हमारा हाई रिस्क एरिया होगा और उस पे की ऑडिट मैटर भी इंक्लूड किया जाएगा। तो चूंकि सेम सिचुएशन है, प्रोसीजर भी सेम होते हैं, तो की ऑडिट मैटर वाले सिचुएशन के प्रोसीजर, रिस्क असेसमेंट वाले सिचुएशन के प्रोसीजर सेम होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए मैंने एक्सपर्ट को भी रेफर कर दिया कि चूंकि फेयर वैल्यू पे मेजर कर रहे होंगे मेथड्स को, इसलिए एक्सपर्ट को इन्वॉल्वमेंट जरूरी है, उसकी रिपोर्ट जरूरी है। चलें, फिक्स एसेट भी हो गया। लास्ट आज का क्रेडिटर,
पता चले पिछले साल की निस्बत इस साल क्रेडिटर्स कम है, कोई रिस्क है? मेरा तो ख्याल है कोई रिस्क नहीं है। मैं एग्जाम में लिखूंगा पेमेंट कर दी होगी। एग्जाम क्या मुझे गुड सोचना चाहिए एज ऑडिटर कि रिस्क की तरफ सोचना चाहिए? रिस्क क्या रिस्क है? कंप्लीटनेस ऑफ क्रेडिटर्स। अच्छा, अब हमारा रिस्क ये है कि क्लाइंट ने लगता है क्रेडिटर्स को कंप्लीटली रिकॉर्ड नहीं किया, और हम क्या चाह रहे हैं? हम चाह रहे हैं ऐसे क्रेडिटर जो रिकॉर्ड नहीं हुए वो आइडेंटिफाई हो जाए। कैसे करेंगे आइडेंटिफाई? लास्ट ईयर क्रेडिटर्स को क्या करेंगे? और लिस्ट रिक्वायर करें, और क्या करेंगे? एक मिनट, अरे कंप्लीट करने, प्रोसीजर कंप्लीट नहीं किया। लास्ट ईयर के क्रेडिटर्स की लिस्ट को इस साल के क्रेडिटर की लिस्ट के साथ कंपेयर करेंगे, फिर जो मिसिंग है या कम है वो इन्वेस्टिगेट करेंगे। शाबाश। और सब्सीक्वेंट क्लियर। अच्छा, सब्सीक्वेंट क्लियरेंस में दो, ये ले आपने इशू छेड़ दिया आपने। सब्सीक्वेंट क्लियरेंस का वर्ड जो होता है ना, ये दो तरह से यूज होता है। मैं दो प्रोसीजर आपको बताने लगा हूं, दोनों में फर्क है। पहला प्रोसीजर, जो रिकॉर्डेड क्रेडिटर्स हैं उनका सैंपल उठाओ और देखो बैलेंस शीट डेट के बाद पेमेंट हुई कि नहीं, ये भी सब्सीक्वेंट क्लियरेंस है। दूसरा, ईयर एंड के बाद जो सिग्निफिकेंट पेमेंट्स हुई हैं उनका सैंपल उठाओ और देखो ईयर एंड पे लायबिलिटी रिकॉर्ड हुई है कि नहीं, ये भी सब्सीक्वेंट क्लियरेंस से रिलेटेड। दोनों प्रोसीजर में जमीन और आसमान का फर्क है। कोई बता सकता है क्या फर्क है? एक कंप्लीटनेस के लिए, कौन से वाला कंप्लीटनेस के लिए? जो दूसरे वाला है जिसमें अमाउंट्स को सेलेक्ट करके देखा जा रहा है रिकॉर्डिंग हुई है कि नहीं, और जिसमें रिकॉर्डेड अमाउंट्स को सेलेक्ट करके देखा जा रहा है बाद में कैश सेटल हुआ है कि नहीं, वो किसके लिए है? वो एग्जिस्टेंस के लिए, अकरेंस नहीं, क्योंकि अकरेंस अकाउंट बैलेंस के दर्शन नहीं होते। कंसेप्ट वही है वैसे कि जेन्युइन था कि नहीं डेट। भाई ये बात समझ आई? तो चलिए, ये थे हमारे कंप्लीटनेस ऑफ क्रेडिटर के लिए। अच्छा, अब आपने क्या करना है? आज घर जाके देखें, कल के लेक्चर को अच्छे तरीके से समझने की ज़रूरी है। आधा घंटा भी अगर आप पढ़ लेंगे ना तो कंसेप्ट रिफ्रेश हो जाएंगे। आपको नोट्स दिए गए हैं, जितने भी रिस्क हमने कवर किया, जितने भी एरियाज के, सेल है, इन्वेंट्री है, डेटर हैं, क्रेडिटर हैं और फिक्स एसेट्स हैं, ज़्यादा नहीं है। ये 15-20 मिनट लगेंगे आपके रीडिंग करने के लिए। ख़ास तौर पे प्रोसीजर भी पढ़ लीजिए। स्टॉक एक्सचेंज पे भी ना जाइए, वो वीकेंड पे जाइएगा, ठीक है? अभी सिर्फ इनकी रीडिंग कर लीजिए, ठीक है जी? नहीं हंसे ना, जाना ज़रूर है आपने, ये काम ज़रूर करना है। हाँ, ऐसे ना करें कि हाँ बात को हासे में नहीं डालना आपने, रीडिंग ज़रूर करनी। चलिए जी, आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज़।